दिन होटल में रुकने के बाद बाइक कप आखिरकार शुरू हो गया। स्टाइल यूनिवर्सिटी की तरफ से इस बार 2 टीमें उतरी थीं। EIE टीम की कमान मार्शल के हाथ में थी और बायोलॉजी टीम की कमान फर्गस के पास थी। एक साथ 2 टीमों का हिस्सा बनना ही स्टाइल यूनिवर्सिटी को बाकी देशों के बीच एक मजबूत दावेदार साबित कर रहा था। मुकाबला शुरू हुआ और पहले राउंड के लिए टीमों की टक्कर ड्रॉ के जरिए तय की गई। सबसे पहले फर्गस की टीम ड्रॉ के लिए आगे बढ़ी और उन्हें मिला इसारानियन टीम। इसारानियन टीम को बहुत मजबूत नहीं माना जाता था, इसलिए पहले राउंड में उससे जीतना कोई मुश्किल काम नहीं था। यूनिवर्सिटी के लीडर्स ने तुरंत फर्गस से पूछा कि जीत की कितनी उम्मीद है। फर्गस ने हल्की सी मुस्कान दी और हाथ से इशारा किया, 60%। सब जानते थे कि फर्गस हमेशा संभल कर बात करता है, अपने पत्ते छिपाकर चलता है। जब वो 60% कहे तो असली मतलब होता है कम से कम 80%। ये सुनकर यूनिवर्सिटी लीडर्स ने राहत की सांस ली। अगर 80% जीत की संभावना है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, और वो भी पहले राउंड में जिसमें कठिनाई सबसे कम होती है। नेताओं का मूड अच्छा था। उन्होंने मार्शल से कहा, मार्शल, अब तुम्हारी बारी है। उम्मीद है तुम भी फर्गस जितने ही लकी रहोगे। मार्शल मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं, चेहरा बिल्कुल शांत। पर ये शांति पल भर में गायब हो गई जब उन्होंने ड्रॉ का नतीजा देखा। कोई नहीं जान पाया कि ऐसा क्या हुआ कि मंच पर खड़े मार्शल अचानक पत्थर की तरह जड़ हो गए। मार्शल के चेहरे पर ज्यादा बदलाव नहीं था, लेकिन जो लोग 10-12 साल से उनके साथ काम कर रहे थे वो भली भांति समझ गए मार्शल का ऐसा चेहरा मतलब बड़ी दिक्कत है। और जब प्रोजेक्शन स्क्रीन पर परिणाम सामने आया तो सब समझ गए कि मार्शल क्यों इतना चौंक गए थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि मार्शल की टीम की टक्कर थ्रेशर की जॉवेल टीम से होगी, जो हाल ही में स्टाइल यूनिवर्सिटी से विवाद में रही थी। पुरानी आग अभी ठंडी नहीं हुई थी और अब दोनों आमने सामने खड़े थे, जैसे दुश्मनी खुद रास्ता ढूंढकर सामने आ खड़ी होती है। जॉवेल टीम की ताकत जबरदस्त थी। पिछले बाइक कप में उनकी रैंकिंग ऑल्टोनियन टीम के बाद ही थी, और स्टाइल की युवा अनुभवहीन टीम की तुलना में जॉवेल टीम किसी भूखे क्रूर भेड़िए की तरह लग रही थी जो अपने शिकार पर टूट पड़ने को तैयार हो। ड्रॉ का नतीजा आते ही जॉवेल टीम की तरफ जोरदार खुशी की आवाज़ें गूंज उठी। वो स्टाइल टीम से पहले ही खफा थे। अगर रिचर्ड ने रोक न रखा होता तो वो कभी स्टाइल जैसी कचरा टीम से माफ़ी न मांगते। अब ड्रॉ ने उन्हें मौका दे दिया था बदला लेने का, और वो इसे हाथ से जाने देने वाले नहीं थे। मार्शल भारी कदमों से मंच से नीचे उतरे। जैसे ही वो बैठे, यूनिवर्सिटी लीडर्स उन्हें घेर कर खड़े हो गए। एक नेता घबराए हुए बोले, ऐसा कैसे हो गया? कमेटी ने कंटिन्यूटी के लिए प्री मैच एडजस्टमेंट्स नहीं किए थे। टीमों को अपर, मिडिल और लोअर टियर्स में बांटा गया था। हम मिडिल टियर में हैं, तो जॉवेल जैसी टॉप टियर टीम से कैसे भिड़ गए? मार्शल ने गंभीर आवाज में कहा, अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, ये सब जॉवेल टीम की करतूत है। पिछले विवाद की वजह से जॉवेल टीम को आधिकारिक फोरम पर माफी मांगनी पड़ी थी, जिससे उनकी काफी बेइज्जती हुई थी। जो मामला छात्रों के बीच की छोटी सी बहस था, वो अब 2 टीमों की लड़ाई बन चुका था, और अब जॉवेल टीम ने चुपके से पूरी कंपटीशन व्यवस्था में बदलाव कर दिया था। अपर, मिडिल, लोअर टियर का डिवीजन अनकहा नियम था, सालों से कोई इसे नहीं तोड़ता था, पर थ्रेशर की जॉवेल टीम ने ये भी कर दिखाया। वाकई उनकी चालें बेहद घटिया थीं। स्टाइल यूनिवर्सिटी के सभी सदस्य गुस्से में थे, मगर नतीजा घोषित हो चुका था, अब कोई बदल नहीं सकता था। मार्शल ने गुस्सा दबाते हुए सबको समझाया, हिम्मत मत हारो, हम यहाँ मुकाबला करने आए हैं। शुरुआत से ही हार मान लेंगे तो आए क्यों हैं? थ्रेशर टीम मजबूत है, पहले राउंड में नहीं तो बाद में उनसे टकराना ही था। क्या हर मुश्किल टीम देखकर ही सरेंडर कर देंगे? मार्शल की बातों ने सबके अंदर फिर से जोश भर दिया। हिम्मत लौट आई। दूसरी तरफ पैडी दूर से मार्शल की टीम को ठंडी तिरछी नजरों से देख रहा था। उसने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि जॉवेल टीम से पंगा न ले, लेकिन कैथरीन तो मुसीबत को बुलाने की महारानी थी। अब टीम पहले ही राउंड में बाहर हो जाएगी, ये सोचकर पैडी अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। कैथरीन एक तरफ हेडफोन लगाकर खेल खेल रही थी। उसे तो यहाँ आना ही नहीं था। ड्रॉ कंपटीशन का हिस्सा नहीं था, उसके हिसाब से पूरा टाइम वेस्ट। पर मार्शल के कहने पर उसे आना पड़ा। एमन ने उसे हल्का सा धक्का दिया। कैथरीन ने हेडफोन हटाए। क्या हुआ? एमन ने पूछा।
कैथरीन, तुम्हें बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं हो रही? कैथरीन ने कंफ्यूजन में पलकें झपकाईं। किस बात की नर्वसनेस? एमन ने हैरानी से पूछा। तुमने ड्रॉ का नतीजा देखा भी नहीं, है ना? फिर उसने बताया कि उनका मुकाबला थैशन टीम से है। और पूछा, अब बताओ, हमें क्या करना चाहिए? कैथरीन ने फ़ोन जेब में रखा, एक काम सी नज़र डाली और बोली, डर किस बात का, बस करना है। एमन दंग रह गया, मन ही मन बोला, वाओ, कितनी कॉन्फिडेंट है। अब उसे समझ आया कि मार्शल उसे इतना क्यों पसंद करते हैं। वो जानता था वो कैथरीन जैसा शांत नहीं रह सकता। हारने की संभावना चाहे 90% हो, पर हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए। और कैथरीन ने वही बात याद दिला दी थी। एमन का जोश फिर से उठ खड़ा हुआ। वो तो अभी इसी वक्त जॉवेल टीम से भिड़ जाने को तैयार था। ड्रॉ खत्म होने के बाद सब वेन्यू से निकल गए। कैथरीन भी सबके साथ होटल की तरफ चल दी। कंपटीशन के लिए उनकी रहने की नई जगह तय हो चुकी थी। किसी को नहीं पता ब्रैंडन ने कौन से कॉन्टैक्ट चलाए, लेकिन वो और उसके लोग भी उसी होटल में ठहर गए थे। बस से उतरते ही कैथरीन को ज़ोबा का एक मैसेज आया। आगे से पैडी ने देखा कि कैथरीन उसकी तरफ आ रही है। वो कुछ कदम आगे बढ़ा ताकि उसे चिढ़ा सके, जॉवेल टीम को नाराज करने के नतीजों का एहसास दिला सके। लेकिन कैथरीन तो उसे देखे बिना ही उसके पास से निकल गई जैसे वो हवा हो। पैडी का हाथ हवा में ही ठहरा रह गया, जैसे जकड़ गया हो। जब वो दूर निकल गई, पैडी को होश आया। वो गुस्से से पैर पटकने लगा। उसके हिसाब से कैथरीन का ये रवैया हद से ज्यादा था, जैसे वो सबके ऊपर हो। वो मन ही मन कसम खा चुका था, इस बेइज्जती का बदला वो जरूर लेगा। समय आने पर इसे पछताना पड़ेगा। कैथरीन ने ज़ोबा को टॉप फ्लोर के एक कोने में ढूंढ लिया। ज़ोबा वैसे भी हमेशा ऐसी ही सेक्लूडेड जगहों में रहती थी, इसलिए कम भीड़ वाले हिस्सों में उसे ढूंढना कैथरीन के लिए आसान था। आवाज़ सुनकर जब ज़ोबा ने मुड़कर देखा कि कैथरीन आ रही है, तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। जो चेहरा हमेशा ठंडा और भावहीन रहता था, वह अब एक चमकीली मुस्कान से भर गया। कैथरीन, तुम आ गई, ज़ोबा खुश होकर बोली। कैथरीन के सामने ही ज़ोबा का ये मासूम, युवा सा रूप दिखाई देता था। कैथरीन उसके पास जाकर बैठ गई। होटल में 50 से ज्यादा फ्लोर थे और वे सबसे ऊपर थे। सामने पूरी दीवार जितनी बड़ी खिड़की थी और नीचे का नज़ारा वाकई दिल रोक लेने वाला। कैथरीन, यहाँ से व्यू कितना खूबसूरत है, ज़ोबा ने कहा। कैथरीन चुपचाप नज़ारे को देखती रही। ज़ोबा ने जेब से सिगरेट निकाली, होठों तक ले गई, लेकिन कैथरीन की आदतें याद आते ही उसने सिगरेट उठाकर सीधा डस्टबिन में फेंक दिया। ज़ोबा बोली, कैथरीन, बेट शुरू हो चुकी है। पहला राउंड काफ़ी एक्साइटिंग है। मुझे नहीं लगा था कि ये बोरिंग रिसर्च प्रोजेक्ट इतना अटेंशन खींच लेगा। कैथरीन ने हल्के से मुस्कुराया। उसे ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं था। जहाँ कॉम्पिटिशन होता है, वहाँ जीत हार होती है, और जहाँ जीत हार होती है, वहाँ गैम्बलिंग अपने आप पहुँच जाती है। ऑड्स क्या हैं? कैथरीन ने पूछा। सवाल सुनते ही ज़ोबा के चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कान आ गई। कैथरीन, जिस टीम में तुम हो, उसके ऑड्स पूरे पहले राउंड में सबसे ज्यादा हैं, 1-16। कैथरीन ने नाक से हल्की सी हंसी छोड़ी। हम्फ, यानी सब लोग मेरे हारने पर ही बेट लगा रहे हैं। लोग बेवकूफ़ हैं, उन्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ का अंदाजा ही नहीं। तुम परेशान मत हो, ज़ोबा बोली। कैथरीन तो बिल्कुल परेशान नहीं थी, जरा भी नहीं। उसकी आंखों में एक चालाक सी चमक उभरी। कैथरीन की ये मिस्चीवस नज़र देखते ही ज़ोबा का दिल धक से रह गया। वो जानती थी कैथरीन ऐसे मुस्कुराए, मतलब किसी पर आफत आने वाली है। कैथरीन ने उसे उंगली से इशारा करके बुलाया, और होठों पर एक तिरछी सी, दिल चुरा लेने वाली मुस्कान आ गई। कैथरीन, बोलो क्या चाहिए, मैं सब कर दूँ। बस ऐसे मुस्कुराकर डरा मत दिया करो। ज़ोबा झुककर उसके पास आई। कैथरीन ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, और बस ज़ोबा की आंखें चमक उठीं। कैथरीन, क्या मैं भी इसमें हिस्सा ले सकती हूँ? कैथरीन ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। जरूर, कर लो। थैंक्स, कैथरीन, मैं अभी जाती हूँ। पैसों का मौका मिलते ही ज़ोबा को नीचे का खूबसूरत नज़ारा भी याद नहीं रहा। वो तुरंत उठी और अपनी प्लानिंग करने चली गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन अचानक स्टायर टीम को लेकर होटल में तरह तरह की अफवाहें फैल गईं। पैडी तो जैसे खुशी से पागल ही हो गया था, हर जगह गॉसिप उगलता फिर रहा था। सुना है, इस बार स्टायर यूनिवर्सिटी की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिलने वाली है।
लोग उसकी बात सुनकर उसके आसपास जुट गए। पैडी, इस बार क्या गॉसिप है? पैडी ने नाक सिकोड़कर कहा, ये गॉसिप नहीं, सच्चाई है। सुना है स्टाइल में एक फ्रेशमैन तो बस दिखावे के लिए टीम में है। हमारी हार पक्की है। कल ऑड्स 1-16 थी और आज बढ़कर 1-20 हो गई हैं। सोचो कितनी बेइज्जती है। उसके गंभीर टोन ने सबको चौंका दिया। फिर चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो गई। स्टाइल की ईआईई टीम वैसे ही मुश्किल में थी। लोग पहले से मान चुके थे कि वो जॉविल टीम से हार जाएगी, और मैच शुरू होने से पहले ही ऐसी बातें फैल जाना, ये वाकई शर्मनाक था। पैडी ये सब देखकर और भी हवा में उड़ने लगा। सुनो सब लोग, मैच कल है। हर टीम के पास एक सब्स्टिट्यूट होता है। मेरा मानना है हमें स्कूल से कहना चाहिए कि कैथरीन को बदल दिया जाए। अगर हारे भी तो कम से कम इज्जत से हारें। हाँ, सही कह रहा है। कुछ लोग सच में पैडी की बात से सहमत हो गए। अब पैडी तो और भी उत्साहित हो गया। उसे लगा कि ये मौका कैथरीन को गिराने का परफेक्ट समय है। अगर कैथरीन बाहर कर दी गई तो बायोलॉजी टीम चाहे जितना अच्छा करे, मार्शल की टीम कभी सिर नहीं उठा पाएगी। पैडी खुशियों में डूबता जा रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एमन ने भीड़ को भड़कते देखा और बेचैन हो उठा। वो चुपके से वहां से निकला और कैथरीन को ढूंढा, जो अब भी आराम से गेम खेल रही थी। कैथरीन, तुम यहाँ गेम खेल रही हो? एमन घबराए हुए बोला। कैथरीन ने फोन नीचे रखा। क्या हुआ? एमन ने सारी बात तुरंत बता दी। कैथरीन ने ठंडे स्वर में कहा, कितना बड़ा जोकर है। एमन पूरी तरह सहमत था। पैडी बस एक जोकर ही था। कैथरीन, वो जोकर है ठीक है, लेकिन अगर उसने लोगों को उकसाकर स्कूल तक ले गया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। कैथरीन ने शांति से कहा। थैंक्स फॉर द रिमाइंडर एमन। डोंट वरी। एमन और भी परेशान हो गया, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। ठीक है, बस सावधान रहना कैथरीन। वो मार्शल को बताने चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैथरीन बोर हो गई और होटल लौटने लगी। जैसे ही वो एलिवेटर से बाहर निकली, उसने ब्रैंडन को सामने खड़े देखा। कैथरीन ने हल्की सी मुस्कान दी। क्या मेरी ही इंतजार कर रहे थे? यस, ब्रैंडन ने सीधा सपाट कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। कैथरीन फिर से उसके साथ एलिवेटर में गई और दोनों टॉप फ्लोर की प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहुंचे, जहां जाने के लिए खास रूम कार्ड लगता था। पूरा टॉप फ्लोर एक आलीशान प्राइवेट फ्लैट था, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। अंदर घुसते ही कैथरीन की नज़र उस आरामदायक आर्मचेयर पर पड़ी। वही डिज़ाइन जो कासिया वाले घर में भी था और लॉक्सटन वाले अपार्टमेंट में भी, और अब यहाँ भी। ये आर्मचेयर यहाँ कैसे आ गया? ब्रैंडन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आज सुबह आया है। वो ये नहीं बोला कि उसने इटली के अटास्का से ऐसे 10 आर्मचेयर ऑर्डर किए थे ताकि कैथरीन जहाँ भी जाए उसे उसका पसंदीदा कम्फी स्पॉट मिल जाए। कैथरीन उसी पर आराम से लेट गई। ब्रैंडन उसके पास आ बैठा। तुम पर अभी बहुत अटेंशन है, थोड़ा लो की रहना चाहोगी? उसने चिंता में पूछा। कैथरीन ने आंखें थोड़ा सिकोड़ कर कहा, नो नीड। अगर तुम्हारे पास समय है तो मेरी अटेंशन और बढ़ाने में हेल्प कर देना। ब्रैंडन तुरंत समझ गया कैथरीन फिर किसी प्लान में लगी है। वो बस मुस्कुराया। कैथरीन जो भी करना चाहे उसे मंजूर था। वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। अगले ही दिन मुकाबला आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। अलग अलग अफवाहों के फैलने की वजह से ज्यादातर लोग मार्शल की टीम को लेकर बेहद नेगेटिव हो चुके थे। सबको लगता था कि ये टीम तो हारेगी ही। मुकाबला शुरू होने से पहले ही रिजर्व पर लगाए जा रहे दांव 1 से बढ़कर 30 तक पहुंच गए थे। मतलब लगभग किसी को भी भरोसा नहीं था कि मार्शल की टीम जीत पाएगी। और पैसे कमाने के चक्कर में कुछ लोग कैथरीन के बारे में गंदी अफवाहें फैलाने लगे। ये तक कह दिया कि वो लैब में रिसर्चर इसलिए बनी क्योंकि उसके कुछ कनेक्शंस थे। मार्शल अपनी टीम को लेकर सीड लैब के दरवाजे तक पहुंचा। वो खुद एक एक करके अपने स्टूडेंट्स को अंदर भेज रहा था। कैथरीन सबसे पीछे चल रही थी। उसे देखकर मार्शल ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा और धीमे से बोला, डोंट वरी, बस विश्वास रखना, तुम सबसे बेहतर हो। मार्शल की इस सच्ची सलाह पर भी कैथरीन का चेहरा बिल्कुल शांत रहा। उसके स्वभाव को जानते हुए मार्शल ने इसे दिल पर नहीं लिया। याद रखना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस दिल की सुनना, उसने कहा। ओके, कैथरीन ने जवाब दिया। उसका ये छोटा सा जवाब भी मार्शल के चेहरे पर एक साफ मुस्कान ले आया। उसके लिए टीम की रैंकिंग मायने ही नहीं रखती थी,
बस उसके स्टूडेंट्स अपनी पूरी कोशिश करें, वही काफ़ी था। इस मुकाबले का टास्क एक खास एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था। 3 घंटे के अंदर छात्रों को एक सेट ऑफ चिप्स डिज़ाइन करने थे और उनका हर फंक्शन मुकाबले के नियमों के मुताबिक होना जरूरी था। ये टास्क तब घोषित हुआ जब दोनों टीमें सील्ड लैब के अंदर जा चुकी थीं। और जैसे ही टास्क सामने आया, चारों तरफ लोग हैरान रह गए। स्टाइल यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर भी दंग रह गए। ये टास्क इतना मुश्किल क्यों है? उन्होंने कहा। मार्शल ने भौहें चढ़ाईं और अपनी ऐनक को ऊपर धकेला। पहले ही राउंड में इतना मुश्किल टास्क दे दिया। जॉविल टीम को टास्क देखकर काफी कॉन्फिडेंस आ गया था। बाहर वालों को लगा कि उन्हें अपनी टीम की ताकत पर भरोसा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये मुश्किल टास्क उनके मेंटर ने ही पर्दे के पीछे से सेट करवाया था। जॉविल टीम स्टाइल यूनिवर्सिटी को कम समझती थी, लेकिन वो जीतने के लिए कोई गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करते। बाइट कप के सख्त नियम उन्हें मौका ही नहीं देते। उनका मकसद बस एक था, स्टाइल टीम की हार को जितना हो सके उतना शर्मनाक बनाना। चीटिंग रोकने के लिए लैब के चारों ओर टेम्पर्ड ग्लास लगा था, ताकि हर कोई अंदर क्लियरली देख सके। अपनी टॉप रैंकिंग के लायक जॉविल टीम ने तुरंत काम शुरू कर दिया। भले टास्क मुश्किल था, लेकिन उनकी स्पीड और टीम वर्क बहुत मजबूत दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्टाइल टीम के रिसर्चर अभी भी टास्क पर चर्चा कर रहे थे। बाहर खड़े मेंटर बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। मार्शल, तुम्हारे स्टूडेंट्स को क्या हो गया? अभी तक शुरू क्यों नहीं किया? एक मेंटर ने घबराहट में पूछा। मार्शल का चेहरा गंभीर था। अगर वो खुद गाइड कर पाता तो शायद ये टास्क इतना मुश्किल न होता, लेकिन मेंटर्स दखल नहीं दे सकते थे। छात्रों को खुद सब संभालना था, और ऊपर से ये टास्क तो जैसे स्टाइल टीम की कमजोरियों पर ताना मारा गया था। मार्शल बिना जवाब दिए बस एकटक अंदर देखता रहा। पैडी और उसकी टीम भी यही तमाशा देख रहे थे। स्टाइल टीम को अभी तक शुरू न करते देख पैडी फिर से तंज कसने लगा। फर्गस ने उसे रोका नहीं तो पैडी और बदतमीज हो गया। वो सीधा मार्शल को चिढ़ाने लगा। प्रोफेसर हार्टली, आप तो कहते थे कैथरीन आपकी फेवरेट स्टूडेंट है ना? फिर वो कुछ कर क्यों नहीं रही? बस ऐसे बैठी है जैसे डेड्रीमिंग कर रही हो। उसकी आवाज़ सुनते ही सबकी नज़रें कैथरीन पर चली गईं। बाकी टीममेट्स जहां पूरी तन्मयता से चर्चा में लगे थे, कैथरीन शांति से एक तरफ बैठी थी, ठुड्डी हाथ पर टिकाए जैसे किसी गहरी सोच में खोई हो। तुरंत ही भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। हालात इतने बिगड़ गए कि स्कूल के कुछ लीडर्स भी मार्शल के पास आ गए। मार्शल, तुम्हारी ये स्टूडेंट क्या कर रही है? एक लीडर ने पूछा। मार्शल कैथरीन को ध्यान से देख रहा था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाली है। मार्शल की चुप्पी देखकर बाकी प्रोफेसर परेशान हो गए। उन्होंने फैसला किया कि कैथरीन को सब्स्टिट्यूट से बदल देना चाहिए। ये बात पहले भी उठ चुकी थी, लेकिन उस वक्त मार्शल ने सख्त विरोध किया था और अपनी जिम्मेदारी पर कैथरीन को टीम में रखा था। लेकिन अब कैथरीन तो जैसे मुकाबले को गंभीरता से ले ही नहीं रही थी। चाहे उसे टास्क समझ न आए, कम से कम डिस्कशन में तो शामिल होना चाहिए था। प्रोफेसर जाने लगे, लेकिन मार्शल ने उन्हें रोक लिया। मुख्य प्रोफेसर ने चिढ़कर पूछा, मार्शल, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम अब भी उसे क्यों बचा रहे हो? उनके लहजे से साफ लग रहा था कि वो कैथरीन को हटाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। मार्शल की आंखें लाल हो गईं। उसने गुस्से में कहा, मैं इस टीम का मेंटर हूँ। मेरी अनुमति के बिना कोई भी उस लैब में कदम नहीं रखेगा। मार्शल की जिद के आगे प्रोफेसर मजबूर थे। उन्होंने उसे रोक नहीं सके, खासकर जब मार्शल ने कहा कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो खुद इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। उधर जॉविल टीम का मेंटर इस तमाशे को देखकर हंसने लगा। हम्फ, देखो इन्हें, कितने मज़ेदार लग रहे हैं। हारने वाले हमेशा बहाने ढूंढते हैं, और हम तो जीत की स्टेज पर खड़े होते हैं। हमें शिकायत करने की जरूरत ही नहीं। ये तंज सुनकर स्टाइल टीम के सदस्य शर्म से जमीन में गड़ गए। जवाब देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। अंदर ही अंदर वो भी मानने लगे थे कि वो हारने वाले हैं। रोनन भी वहां मौजूद था। जॉविल टीम का घमंडी रवैया देखकर उसका गुस्सा फट पड़ा। अब वो स्टाइल यूनिवर्सिटी का हिस्सा था, किसी बाहरी को अपनी टीम को नीचा दिखाने की इजाज़त वो कैसे दे सकता था? कैथरीन ने सही कहा था, जहां बर्दाश्त खत्म हो जाए वहां चुप रहना गलत है। रोनन खड़ा हुआ और तेज आवाज में जॉविल टीम के मेंटर पर तंज कसा। अरे वाह, जीत की स्टेज पर, लेकिन तुम लोग तो हमेशा सेकंड प्लेस में आते हो। इतनी अकड़ कहाँ से आ गई?
पिछली बार कौन था जो हार कर रोया था और आज खुद को विजेता बता रहे हो? क्या हमें याद नहीं कि तुम बच्चे की तरह रोए थे? पिछले बाइक कप में जॉविल टीम को ऑल्टोनियन टीम ने लगातार 3 बार हराया था। उनके मेंटर को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी, और वो भी आंसुओं के साथ। रोनन ने उनकी पुरानी शर्म बीच बाजार में उछाल दी। मेंटोर के पास जवाब नहीं था, वो चुपचाप बैठ गया। उसे शांत होते देख रोनन ने खुद भी तकरार बंद कर दी। वो नहीं चाहता था कि कैथरीन की कंसंट्रेशन पर असर पड़े। उसने सोचा मुकाबला खत्म होने के बाद उस बूढ़े को सबक सिखा ही देगा। बाहर हालात बेकाबू थे और लैब के अंदर भी कुछ बेहतर नहीं था। केयरन के लीक वाले हादसे के बाद से टीम की कमान सबसे अनुभवी सदस्य एमन के हाथ में थी। टीम के बाकी सदस्य इस मुश्किल टास्क को शुरू करने में हिचक रहे थे। यह उनके रोज के लैब वाले प्रयोग जैसा नहीं था जहां गलती कर दो तो फिर से शुरू कर लो। यहाँ तो एक छोटी सी गलती भी हार बन सकती थी। आधा घंटा गुजर चुका था। जॉविल टीम तो शांत और व्यवस्थित तरीके से अपना काम शुरू कर चुकी थी, लेकिन स्टायर टीम, उन्होंने तो अब तक शुरुआत भी नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने हार मान ली हो। टीम के बाकी लोग बेचैन होने लगे। किसी ने सुझाया कि कैथरीन से मदद ली जाए। भले ही कैथरीन हमेशा अकेले प्रयोग करती थी और कभी सीनियर मेंबर्स के साथ काम नहीं करती थी, लेकिन मार्शल उसकी क्षमता पर पूरा भरोसा रखता था। एमन ने सुझाव मान लिया और कैथरीन की तरफ बढ़ा, जो अब भी चुपचाप बैठी थी। कैथरीन, तुम ऐसे खाली बैठी क्यों हो? आधा घंटा हो गया और हम तो अभी तक पहला स्टेप भी नहीं समझ पाए। वो घबरा कर बोला। कैथरीन ने एक नज़र जॉविल टीम की तरफ डाली। जेसन भी उधर देख रहा था। स्टायर टीम की उथल पुथल देखकर उसने घमंड से अपना मिडिल फिंगर उठा दिया, उसे भड़काने की कोशिश की। लेकिन कैथरीन ने ऐसी बचकानी हरकतों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। टाइम हो गया, शुरू करते हैं, उसने शांत आवाज में कहा और धीरे से उठकर एक्सपेरिमेंट टेबल पर चली गई। कुछ ही मिनटों में उसने कागज पर तेजी से लिखकर और स्केच बनाकर एक प्लान तैयार किया और वो एमन को थमा दिया। एमन की आंखें चमक गईं। उसके दिमाग में चल रहा सारा कंफ्यूजन उसी पल साफ हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे मार्शल खुद उसके पास खड़े होकर उसे एक एक स्टेप समझा रहे हों। वह तुरंत कैथरीन के प्लान को बाकी टीममेट्स में बांटने लगा। अब से सब लोग कैथरीन के इंस्ट्रक्शंस मानेंगे, ठीक है? उसने पूछा। कैथरीन का प्लान सिंपल था, पर बिल्कुल सटीक। इतना साफ कि हर किसी को तुरंत समझ आ गया कि इस मुश्किल टास्क को कैसे टैकल करना है, और इसलिए सबने उसकी लीड मानने में कोई हिचक नहीं दिखाई। सब एक साथ बोले, नो प्रॉब्लम। कैथरीन ने तुरंत निर्देशन देना शुरू किया और हर किसी को उनका हिस्सा सौंप दिया। ऊपर बैठे मार्शल ने अपनी टीम को आखिरकार काम करते देख राहत की सांस ली। लेकिन ये राहत अधूरी थी, क्योंकि समय तो हाथ से निकल चुका था। देरी की वजह से अब सिर्फ 2 घंटे बचे थे। मार्शल खुद भी करता तो कम से कम 2.5 घंटे लगते, और ये तो छात्र थे, उनसे इतनी तेजी की उम्मीद करना मुश्किल था। मार्शल के साथ साथ सबको ये खतरा साफ दिख रहा था। जॉविल टीम के मेंटर के चेहरे पर तो खुला हुआ घमंड था। उसे शुरू से पता था कि ये राउंड उसकी टीम ही जीतेगी। उसने तो अपने सारे पैसे भी अपनी टीम पर दांव पर लगा रखे थे। उसे पूरा यकीन था जीत भारी अंतर से उसी की होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पीछे चल रही स्टायर टीम अब कैथरीन की लीडरशिप में व्यवस्थित तरीके से काम करने लगी। कैथरीन ने खुद मुख्य हिस्सा अपने हाथ में लिया और बाकी हिस्सों को बांटकर एमन को जिम्मेदारी दी। शुरू में उलझा हुआ एमन कैथरीन का प्लान मिलते ही तुरंत कॉन्फिडेंट हो गया। लेकिन उसके मन में एक और डर था, कैथरीन अकेली ये सब कैसे कर पाएगी? वह उसे परेशान भी नहीं कर सकता था। वो बस इतना कर सकता था कि अपनी सारी टास्क जल्दी खत्म करे और फिर किसी तरह उसकी मदद करे। समय तेजी से बीत रहा था। सबके दिलों की धड़कनें तेज थीं। सिर्फ आधा घंटा बचा था। जॉविल टीम तो लगभग अपना काम खत्म कर चुकी थी। उनके मेंटर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें बस 10 मिनट और मिल जाएं तो हम पूरा कंपटीशन खत्म कर दें। लेकिन तभी अचानक एक घंटी बजी। लोगों की सांसें रुक गईं। ये घंटी किसी टीम द्वारा काम पूरा कर लेने की घोषणा थी, वो भी समय से पहले। सबका मानना था कि ये जॉविल टीम ही होगी। अभी उनके मेंटर ने डींग मारी थी और उसी पल उनका काम पूरा हो जाए, ये तो कमाल होता। लेकिन जैसे ही सबकी निगाहें बड़ी स्क्रीन पर गईं, लोग अवाक रह गए। स्क्रीन पर स्टायर टीम का नाम चमक रहा था।
वे जोविल टीम से आधा घंटा बाद शुरू हुए थे, लेकिन उन्होंने उनसे पहले काम पूरा कर लिया। ये किसी के भी यकीन के बाहर था। इतनी जल्दी कैसे कर लिया? चारों तरफ यही सवाल गूंज रहा था। लोग ही नहीं, एमन और उसकी टीम भी हैरान थे। उन्होंने तो बस सामान कैथरीन को दिया था और 2 मिनट बाद ही कैथरीन ने कंप्लीशन बटन दबा दिया। इतनी स्पीड को समझना भी मुश्किल था। ये तो नामुमकिन लगता था। 10 मिनट बाद जोविल टीम ने भी बटन दबाया। उनके मेंटर ने नाक सिकोड़ते हुए तंज कस दिया। आगे निकलने के लिए ऐसी बेवकूफ़ी कर ली। पहले बटन दबाने से क्या होगा? अगर एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ या खराब निकला तो हार ही है। उसकी बात साफ तौर पर मार्शल की टीम पर ताना थी। मुकाबला खत्म हुआ। सभी प्रतिभागी लैब से बाहर आ गए। लैब तुरंत सील कर दी गई और सुरक्षा में रखी गई। जजों की प्रोफेशनल टीम अब सारे परिणामों की जांच करेगी। दोपहर में रिजल्ट घोषित होंगे। रिजल्ट अभी आया नहीं था, लेकिन ज्यादातर लोग जोविल टीम के मेंटर की बातों पर भरोसा कर रहे थे। उनके हिसाब से स्टायर टीम का इतना जल्दी एक्सपेरिमेंट पूरा करना असंभव था। कई लोग तो ये भी मानकर बैठे थे कि शायद उन्होंने काम पूरा ही नहीं किया था। मार्शल ने अपने स्टूडेंट्स को बाहर आते देखा और तुरंत बैकस्टेज भागा। कुछ स्टूडेंट्स से बात करने के बाद वो कैथरीन के पास पहुंचा। हिचकते हुए बोला, तुम्हें लगता है हम जीतेंगे? उसे अपने स्टूडेंट्स पर शक नहीं था, लेकिन उसके लिए ये टास्क प्रैक्टिकली असंभव था। वह कैथरीन का चेहरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। कैथरीन की आंखें हमेशा की तरह शांत और गहरी थीं, बिना किसी भाव के। उसकी आवाज़ भी उतनी ही ठंडी और सीधी। प्रोफेसर हार्टली, अपने दिल को तैयार रखिए। ये सुनकर मार्शल के दिल में एक झटका सा लगा। क्या ये आने वाली हार का संकेत है? उसने सोचा, हार की सूरत में न सिर्फ आलोचना होगी बल्कि उसकी नौकरी भी जा सकती थी। मार्शल हल्के से मुस्कुराया, बेहद बेबस होकर। खैर, मैंने खुद उसे चुना है। परिणाम भी मुझे ही झेलना होगा, उसने मन ही मन कहा। मार्शल ने कंपटीशन खत्म होने के बाद सब छात्रों को लेकर लंच के लिए निकल गए। अभी वो वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि रिजल्ट दोपहर के बाद सब लोग पार्टिसिपेंट्स के लिए टैकी गई कैफेटेरिया में खाना खाने चले गए। खाना ऑर्डर करके जैसे ही सब बैठे, उनकी नज़र जोविल टीम पर पड़ी, जिनके चेहरे पर वही घमंडी, बदतमीज सा एटीट्यूड हमेशा की तरह चिपका हुआ था। वो इतराते हुए कैफेटेरिया में घुस आए। मार्शल किसी भी तरह का झगड़ा अवॉइड करते हुए अपने छात्रों से बोले, खाना खाकर हम रेस्ट एरिया में चलकर थोड़ा आराम करेंगे। दोपहर में रिजल्ट जैसे ही आएगा, हम होटल वापस जाकर अच्छी तरह रेस्ट कर लेंगे। जेसन, जो वहां से गुजर रहा था, उनकी बात सुनकर रुक गया। दोपहर तक इंतजार क्यों? ऐसी कंपटीशन में जहां हार पक्की है, रिजल्ट का क्या मतलब? मेरी मानो तो टाइम वेस्ट मत करो। अभी से घर की टिकट ले लो और कोर्सवर्क पर ध्यान दो। हाँ, वैसे भी हार तो तुम्हें ही मिलनी है। जेसन की ये ताने मारती हंसी सुनकर स्टायर यूनिवर्सिटी के छात्रों का खून खौल उठा। वो पलटकर जवाब देना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई ठोस रीजन ही नहीं था। सच तो ये था कि उन्हें अपने ही टीम पर पूरा भरोसा नहीं था, तो फिर कोई और उन पर कैसे विश्वास करता? एमन को डर था कि जेसन की बातों से कैथरीन का मूड खराब न हो जाए। वह उसके पास जाकर सॉफ्टली बोला, कैथरीन, सैड मत हो, अपसेट मत हो। उस इडियट की बकवास सुनने की ज़रूरत नहीं है। तुम अमेजिंग हो और हम सब तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। भले कैथरीन ने अपना प्लान एग्जीक्यूट करने में समय लिया था और आखिर में एक्सपेरिमेंट थोड़ा जल्दबाजी में पूरा हुआ था, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी। एमन तो पूरा दिन भी सोच लेता, फिर भी शायद कैथरीन जितना ब्रिलियंट प्लान न बना पाता। वो इतनी यंग थी और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट था। कैथरीन फिर भी चुप रही। मैं सैड क्यों हूँ? उसने मन ही मन सोचा। कंपटीशन में शामिल हुए बाकी मेंबर्स भी कैथरीन की कैपेबिलिटी जानते थे। किसी को शिकायत नहीं थी। सब उसे ढांढस बंधाने लगे। कैथरीन ने बोलने ही वाली थी कि खुद ही रुक गई। छोड़ो, दोपहर में रिजल्ट आ जाए तब बताएंगे। अभी समझाते फिरने का कोई फायदा नहीं, उसने सोचा। उधर पैडी की ग्रुप ने भी जेसन की बातें सुनी और उनकी सारी भड़ास सीधी कैथरीन पर निकली। उनके हिसाब से अगर कैथरीन ने जोविल टीम को उस तरह चैलेंज न किया होता जिससे उन्हें सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ी, तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। पैडी, जो पहले से फ्रस्ट्रेटेड था, कैथरीन को शांतिपूर्वक खाते देख फट पड़ा। लगता है इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, स्टाइल यूनिवर्सिटी की इतनी बदनामी करा दी और अभी भी बड़े आराम से बैठकर खा रही है। अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग। उसका ताना भले किसी का नाम लेकर न कहा गया हो, पर सब जानते थे वह किसकी बात कर रहा है। कैथरीन की स्ट्रॉन्ग सपोर्टर अमीलिया अब और नहीं सह पाई। पैडी, क्या बकवास कर रहे हो? तुम स्टाइल यूनिवर्सिटी से हो या किसी बाहर वाले के एजेंट हो? अपनी ही टीम का मजाक उड़ाने चले आए। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अमीलिया की बात सुनकर पैडी भड़क गया। मैंने तुम्हारा नाम लिया, तो फिर तुम क्यों मुंह फुला रही हो? और बताओ, क्या गलत कहा मैंने? स्टाइल यूनिवर्सिटी की इज्जत उसी ने खराब की है या नहीं? पढ़ाई में औसत होते हुए भी पैडी बातों में बहुत चालाक था। अमीलिया उसे जवाब नहीं दे पा रही थी और गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, तुम। उसकी झुंझलाहट देखकर पैडी के चेहरे पर जीत का रंग आ गया। बात नहीं बन पा रही तो चुपचाप बैठ जाओ। अमीलिया तो जल भून गई और कैथरीन को शांत बैठे देख पूछ बैठी, कैथरीन, तुम इतनी काम क्यों हो? पैडी इतनी बुरी तरह तुम्हें स्लैंडर कर रहा है, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? कैथरीन ने आराम से फोक नीचे रखा, अमीलिया की तरफ देखा और बिल्कुल शांत स्वर में बोली, ऐसे सिसी लोगों पर गुस्सा कौन करता है? अमीलिया का गुस्सा उसी वक्त हंसी में बदल गया। यह सही कहा। पैडी की लंबी हाइट के बावजूद उसका जेस्चर भरा बोलने का तरीका उसे थोड़ा फेमिनिन दिखाता था। कैथरीन की बात सुनते ही सबके दिमाग में उसका वही अंदाज घूम गया और सबको लगा बात सही तो है। लोगों की ये अजीब सी नजरें पैडी को चुभने लगी। वह चिढ़कर बोला, क्या देख रहे हो? आंखों में प्रॉब्लम है क्या? घूरना बंद करो। उसकी आवाज अचानक ऊंची हुई और फिर हल्की सी स्क्वीकी हो गई और इससे वो और भी इफेमिनेट लगने लगा। लोग हंसी रोक नहीं पाए। पैडी बर्दाश्त न कर पाया। उसने जोर से फोक पटककर उठ खड़ा हुआ। जाते जाते कैथरीन को आखिरी ताना मार गया, देख लेना दोपहर में कैसे मुंह छिपाओगी। फर्गस ने सिर हिलाया और मार्शल के पास जाकर सॉफ्टली बोला, मार्शल, आई एम सॉरी, शायद मैं अपने स्टूडेंट को ठीक से गाइड नहीं कर पाया। मार्शल ने हाथ हिलाकर कहा कि कोई बात नहीं। पैडी जैसे सोच वाले लोग और भी थे, बस फर्क इतना था कि पैडी ने सबके सामने अपनी सोच जाहिर कर दी। फर्गस ने तो सबके सामने अपॉलोजाइज कर दिया था। मार्शल अगर बात को खींचता तो उल्टा वही फनी लगता। अपॉलॉजी स्वीकार करने के बावजूद मार्शल का एपेटाइट खत्म हो चुका था। उसने अपने छात्रों को देखा और पैडी के जाते वक्त कहे वर्ड्स याद किए। वह सोच रहा था कि शायद यहीं से स्टूडेंट्स को लेकर लौट जाए। बेहतर है इंसल्ट में अकेला झेल लूं, उसने मन ही मन सोचा। जब सब लोग ड्रामा ही देख रहे थे, कैथरीन आराम से खाना खत्म कर चुकी थी। उसने फोन निकाला और एक फोटो भेजी। ऑलमोस्ट तुरंत रिप्लाई आ गया, गुड गर्ल। सिर्फ 2 वर्ड्स, लेकिन उनमें अनलिमिटेड वार्मथ और इंडल्जेंस थी। उधर ब्रैंडन भी व्यस्त था। उसने मौका पाकर ऑल्टन में बिजनेस इंस्पेक्ट कर लिया था। वो कैथरीन को हर तरह इंडल्जेंस देता था, लेकिन उसकी एक बॉटम लाइन थी, अगर कैथरीन समय पर खाना न खाए तो वो अपना काम छोड़कर उसे खाना खाते हुए वॉच करने तक पहुंच जाता था। रिप्लाई मिलते ही कैथरीन ने फोन रखा और उठकर जाने लगी। जाते जाते उसने मार्शल के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और कहा, प्रोफेसर हार्टली, भागना किसी मर्द की आदत नहीं होती। मार्शल दंग रह गया। उसकी नज़र कैथरीन की एलिगेंट चाल पर जम गई। ये मेरी सोच उसे कैसे पता चल गई? उसने सोचा। वह उसके मन की बात उसी पल समझ गई। ये वाकई कमाल था। लाउंज में दोपहर की एंट्री का लगभग समय हो चुका था। बाजू वाले लाउंज में जॉवेल टीम ने पहले से ही जीत की पार्टी शुरू कर दी थी। उनकी लाउड और खुशियों से भरी आवाज़ें स्टायर टीम की बुझी हुई खामोशियों से एकदम उलट लग रही थी। मार्शल की टीम के सारे मेंबर्स ढीले पड़े थे, जैसे किसी ने उनकी सारी एनर्जी निकाल ली हो। जो जोश और कॉन्फिडेंस सुबह उनके चेहरों पर था, उसका नाम निशान भी नहीं बचा था। वो तो बिल्कुल पंक्चर बॉल की तरह कोने में धंसे हुए बैठे थे। एंट्री का टाइम हुआ तो सबसे पहले कैथरीन उठ खड़ी हुई। बिना किसी हेजिटेशन के वो कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ चल दी। कैथरीन को जाता देख कोने में उदास बैठा एमन भी उठ गया। सब लोग, खुद को संभालो, चलो एक साथ चलते हैं और रिजल्ट का सामना करते हैं। उसकी आवाज़ ने कुछ ध्यान खींचा, लेकिन ज्यादातर नज़रों में बस डर और हताशा थी। उन नज़रों ने एक पल को एमन का मन भी डगमगा दिया, लेकिन फिर उसे कैथरीन का वह आत्मविश्वास याद आया जब वो सबसे पहले उठी थी। उसके दिल में अचानक दृढ़ता लौट आई। इस तरह मत देखो मुझे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कैथरीन ने अपनी आवाज़ धीमी कर दी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
मजाक का डर तुम्हें है और मुझे भी है, लेकिन सोचो सबसे ज्यादा किसका मजाक उड़ाया जाता है, किसका सबसे ज्यादा अपमान होता है? कैथरीन का। और वो नहीं डरती, तो हम किस चीज से डर रहे हैं? असली काया हारने वाले नहीं होते, असली काया वो होते हैं जो आउटकम का सामना करने की हिम्मत भी नहीं रखते। एमन की बात दिल में हथौड़े की तरह लगी। किसी ने साथ देते हुए कहा, एमन सही कह रहा है, हारे या जीते डिग्निटी से फेस करेंगे, किसी कछुए की तरह शेल में छिपकर नहीं। कैथरीन जब अकेली हॉल में पहुंची तो कई लोग हंस पड़े। कुछ तो इतना तक बोल गए कि स्टायर टीम बस ऐसे लोगों का झुंड है जिसमें रियलिटी फेस करने की हिम्मत ही नहीं। लेकिन अगले ही पल उनकी सोच गलत साबित हो गई। एमन पूरे जोश के साथ अपनी टीम को लेकर अंदर आया। उनके चेहरों पर हताशा का कोई निशान नहीं था। तुरंत ही रिपोर्टर्स कैमरों के साथ उन पर टूट पड़े, कैथरीन पर इसलिए नहीं क्योंकि उसकी ऑरा इतनी हैवी थी कि कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता। उसकी एक नज़र ही इंसान को सांस लेना भूलवा दे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उससे सवाल पूछे, ये तो मौत को दावत देने जैसा था। अब एमन आया था तो सब उसे पकड़ने के लिए टूट पड़े। मिस्टर डॉयल, आपने तो कहा था कि आपको आना नहीं है, फिर अब कॉम्पिटिशन वेन्यू में क्यों आए हैं? एमन हल्की मुस्कान के साथ बोला, किसने कहा कि हम नहीं आना चाहते? दोपहर में हमारे कॉम्पिटिशन का रिजल्ट अनाउंस होना है, पार्टिसिपेंट्स होकर हम न आए, ये कैसे संभव है? जर्नलिस्ट का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने तुरंत एक और तेज सवाल फेंक दिया, जब एंट्रांस बंद होने वाली थी तभी आप लोग क्यों आए? जबकि कैथरीन तो काफी पहले पहुंच गई थी। सवाल सुनते ही एमन ने पीछे हाथ ले जाकर अपना कॉफी कप उठाया। सॉरी, कॉफी लेने में देर हो गई। कैथरीन थोड़ी लेजी है, यहाँ वहाँ घूमना उसे पसंद नहीं। हम सब उसे स्पॉइल करते हैं, तो उसके लिए कॉफी लेने चले गए। और उसकी फेवरेट फ्लेवर मिलना आसान नहीं था, कई शॉप्स घूमे तब कहीं जाकर मिली। उसके पीछे खड़े टीम मेंबर्स ने भी तुरंत अपने अपने कॉफी बैग्स उठा लिए, एमन की बात प्रूव करते हुए। रिपोर्टर्स हैरान रह गए, उन्हें लगा था स्टायर टीम अंदर से टूटी हुई है, कैथरीन से नाराज है, पर यहाँ तो पूरा ग्रुप उसके लिए एकजुट था। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि कैथरीन के लिए उनकी अफेक्शन सच्ची थी, सिर्फ कहने भर की नहीं। ऑल राइट डियर जर्नलिस्ट्स, एमन बोला, रिजल्ट्स अभी अनाउंस होने वाले हैं, हम अंदर जा रहे हैं। रिजल्ट के बाद इंटरव्यू के लिए बहुत समय होगा। रिपोर्टर्स के पास कोई एंगल नहीं बचा, वो बस टीम को जाते हुए देखते रह गए। मार्शल स्टेज से खड़ा होकर एमन को थम्स अप देता है, पूरी तरह इम्प्रेस्ड। उसने मन ही मन सोचा, जो लड़का अक्सर चुप रहता है वो आज इतना परफेक्ट हैंडल कर गया, अनबिलीवेबल। एमन हल्का शर्माया, ये सब तो कैथरीन की वजह से हुआ। हॉल में आने से पहले रोनन ने उन्हें कॉफी का पूरा स्टॉक दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले सवाल पहले ही बता दिए थे, इसलिए एमन इतनी जल्दी और स्मूथली जवाब दे पाया। पावरफुल कौन था? कैथरीन। कहना गलत नहीं होगा, वो चीज़ों को किसी और से ज़्यादा गहराई से समझती थी। जोविल टीम के मेंटर ने स्टायर टीम की काम और कंपोज एंट्री देखकर हैरानी से कहा, ये वापस कैसे जिंदा हो गए? जेसन हंस पड़ा, प्रोफेसर, ये वापस जिंदा नहीं हुए, ये उनकी आखिरी फड़फड़ाहट है। जीतेंगे ये, अगर ये जीत गए ना तो मैं अपना सिर तोड़कर फुटबॉल बना लूंगा। काउंटडाउन बेल बजी, होस्ट स्टेज पर आ गया। कंपटीशन 3 राउंड्स में था। पहले चैंपियंस को 2 राउंड से छुटकारा था, वे डायरेक्ट फाइनल्स में जाते थे। हर साल लगभग यही पैटर्न होता था। किसी को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ऑल्टोनियन टीम सबके लिए एक ऊंचा खतरनाक पहाड़ थी। पहला राउंड आधी टीम्स को बाहर कर देता था। होस्ट ने एक्साइटेड होकर रिजल्ट्स अनाउंस करना शुरू किए और हर नाम वही था जो सब पहले से अंदाजा लगा चुके थे। जब आखिरी कार्ड बचा, होस्ट अचानक रुक गया। स्क्रीन पर उसका चेहरा जूम हो गया, मुंह हक्का बक्का। ऑडियंस हैरान क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा था कि होस्ट शॉक क्यों हो गया। शोर बढ़ गया, जल्दी अनाउंस करो, जोविल टीम का नाम ले लो, बस टाइम वेस्ट मत करो। होस्ट कांपती आवाज में माइक के पास झुका। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द स्टायर टीम। एक पल को ऐसा लगा जैसे हवा ही रुक गई हो। पूरा हॉल कुछ सेकंड तक डेड साइलेंट था। फिर पूरा स्टेडियम दहाड़ पड़ा। क्या ये मजाक है? स्टायर टीम जीत नहीं सकती। जेसन के लोग अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। स्टायर टीम भी शॉक में थी, उन्हें खुद भरोसा नहीं हुआ। सिवाय कैथरीन के, वो तो बैठी ही रही काम एलिगेंट।
उसने साइड में रखी कॉफी उठाई, एक स्लो सीप लिया, फिर रख दी। उसके चेहरे पर एक भी मसल नहीं हिला। एमन होश में आया, कैथरीन की तरफ देखा, आंखें फटी रह गईं। कैथरीन, तुम गॉडस हो क्या? जैसे ही होस्ट ने रिजल्ट अनाउंस किया, जॉवेल टीम अपनी सीटों पर टिकी नहीं पाई। जेसन अचानक खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, किसी ने जरूर चीटिंग की है। जॉवेल टीम के बाकी स्टूडेंट्स ने भी जेसन का साथ देते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो हार सकते हैं। ऑडियंस के इस हंगामे के बीच स्टायर टीम का रिप्रेजेंटेटिव भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। सच कहें तो जॉवेल टीम को छोड़िए, स्टायर टीम को खुद भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ये रिजल्ट सच है। लेकिन स्टायर टीम की एक्सप्रेशंस देखकर जेसन की शक में आग लग गई। वो उंगली दिखाते हुए चिल्लाया, समझ गया, तुम लोगों ने जरूर जजेस को ब्राइब किया है, जीतने के लिए इतना नीचे गिर गए। शेम ऑन यू। असलियत किसी को नहीं पता थी। जेसन बस यूं ही उल्टा सीधा बकवास कर रहा था। स्टायर टीम के मेंबर्स, खासकर एमन, गुस्से से फट पड़े। दोनों टीमों के बीच जमकर बहस होने लगी। कैथरीन पर हो रहे लगातार आरोप रोनन से बर्दाश्त नहीं हुए और वो भी उठ खड़ा हुआ। रोनन वैसे भी कभी स्ट्रेट रास्ता नहीं अपनाता। वो सीधे स्टेज पर कूद गया, होस्ट से माइक छीना और जजेस की तरफ उंगली करके बोला, क्या आपने देश से गद्दारी की है? एनिमी के साथ मिलकर खेल किया है? माइक की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई और रोनन का ये स्टेटमेंट सुनकर पूरा माहौल बिजली की तरह अटेंशन में आ गया। जिन जजेस की तरफ वो उंगली कर रहा था, वो सब हैरान उलझे हुए, कुछ समझ ही नहीं पाए कि रोनन कहना क्या चाहता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम गद्दारी क्यों करेंगे? एब्सोल्युटली रिडिक्युलस। रोनन ने ठंडी हंसी हंसी। आप सब थैशर के नागरिक हैं। फिर स्टायर टीम कैसे जीत गई? आपकी मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं था। अपने फायदे के लिए आपने कंट्री को बेच दिया है ना? जजेस के पैनल में 3 जजेस थैशर के थे, जो टोटल का बड़ा हिस्सा था। ऑल्टन के जजेस आधे पैनल में थे। एस्किना तो वैसे भी ऑल्टन का बिगेस्ट राइवल बन चुका था। ऐसे में एस्किना की टीम को एडवांटेज मिलना नामुमकिन था। और अगर स्टायर टीम को सच में जजेस को ब्राइब करना होता तो ये चैंपियनशिप जीतने से भी मुश्किल था। अब वो लोग जो अभी तक जेसन की बातों को सही मान रहे थे, रोनन की बात सुनकर कंफ्यूज्ड हो गए। अंत में जजिंग पैनल के चेयरमैन रिचर्ड खुद खड़े हो गए। मैं साफ साफ डिक्लेयर करता हूं कि बाइट कप एक इंटरनेशनल साइंटिफिक कंपटीशन है और यहाँ चीटिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर सबको शक है तो हम दोनों टीम्स के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पब्लिक में दिखाएंगे, यही अभी। रिजल्ट्स सील्ड थे, लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी के बाद रिचर्ड के पास उन्हें खोलकर दिखाने का पूरा अधिकार भी था और जिम्मेदारी भी, वरना बाइट कप और स्टायर टीम दोनों पर सवाल उठते। स्टायर टीम और जॉवेल टीम के रिप्रेजेंटेटिव्स कोई ऑब्जेक्शन है? रिचर्ड ने पूछा। स्टायर टीम तुरंत बोली, चेयरमैन, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, प्लीज रिजल्ट सबके सामने दिखाए। जॉवेल के मेंटर को मन से मंजूर तो नहीं था, लेकिन सच जानने के लिए उन्होंने भी हाँ कर दी। बायस से बचने के लिए दोनों टीमों के एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट्स एनोनिमस दिखाए जाने वाले थे। इस बार का थीम था एक चिप डिजाइन करना। इंस्ट्रक्शंस क्लियर थे, चिप डेजिग्नेटेड कमांड्स को एग्जीक्यूट कर पाए, बस। पहला चिप डिस्प्ले किया गया। स्पीड और स्मूथनेस दोनों ही परफेक्ट थे, परफॉर्मेंस टॉप नॉच। अगर कोई इस वक्त जॉवेल टीम को देख लेता तो उनके छुपे हुए गर्व को साफ पकड़ सकता था। उनके मेंटर ने उन्हें कहा था, स्किल्स मत दिखाना, बस पब्लिक में स्टायर टीम को एम्बैरस होने दो। अब तो उनका काम सामने दिख रहा था, बस मोमेंट का इंतजार था स्टायर टीम को नीचा दिखाने का। पहला डेमो खत्म हुआ, अब दूसरी टीम का काम दिखाया जाना था। लेकिन जैसे ही दूसरा चिप डिस्प्ले हुआ, पूरे हॉल में फिर से सनसनी फैल गई। सेकंड प्रोटोटाइप की स्मूथनेस पहले वाले से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। सब सोचने लगे, क्या ये जॉवेल टीम का असली काम है? लेकिन चाहे जो हो, स्टायर टीम की कैपेबिलिटी वाकई शॉकिंगली हाई थी। इतने कम समय में ऐसा रिजल्ट, टॉप 5 में आराम से आती और ऐसे एलिमिनेट होना अफसोस की बात थी। दोनों वर्क्स दिखाए जाने के बाद रिचर्ड दोबारा सेंटर पर आए। आप सबने दोनों वर्क्स देख लिए, आप सब प्रोफेशनल्स हैं, क्वालिटी का जजमेंट कर सकते हैं। अब बताएं, पहला काम जीतना चाहिए या दूसरा? हॉल में बिना एक सेकंड वेस्ट किए सबने चिल्लाकर कहा, सेकंड वर्क। बहुत बढ़िया, रिचर्ड बोले। अब विनिंग वर्क के क्रिएटर्स अनाउंस करते हैं।
स्क्रीन पर सील्ड पेपर हटाया गया और बड़ा सा नाम उभर आया, स्टायर टीम। एक पल के लिए हवा तक रुक गई। हर कोई अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। पूरा हॉल शॉक में था। सिर्फ एक इंसान बिल्कुल शांत थी, एक खूबसूरत एस्किना गर्ल कोने में बैठी फोन पर खेलती हुई। मर गया क्या? जल्दी फिनिश करो इसको, उसने बेहद कैजुअली कहा। उसके पास बैठे मार्शल ने सोचा था कैथरीन अब ब्लास्ट करेगी क्योंकि उसने भौहें चढ़ाई थी, लेकिन उसकी बात सुनकर मार्शल के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। बाइक कप, दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक कंपटीशन, कैथरीन को इतनी मामूली लग रही थी। उसके लिए ये कंपटीशन किसी गेम से भी कम इम्पोर्टेंट था। कैथरीन के लिए ये सब कुछ सिर्फ एंटरटेनमेंट था, और ये बात मार्शल अच्छी तरह जानता था क्योंकि सेकंड चिप का रिजल्ट उसने खुद देखा था। सच कहें तो मार्शल खुद भी इतनी कम टाइम में ये रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता। कैथरीन ने ये कैसे कर लिया? ये लड़की बिल्कुल क्रेजी है, मार्शल ने मन ही मन सोचा। जेसन स्क्रीन को घूरता रह गया, पूरी तरह से शॉक में। पहला काम तो उनका ही था, वो पहचान गया। और हाँ, दूसरा काम बेहतर था, इससे भी वो इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, इतना परफेक्ट काम स्टायर टीम ने कैसे कर लिया? चीटिंग। ये बाइक कप है, दुनिया की सबसे स्ट्रिक्ट कंपटीशन। यहाँ चीटिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑर्टन होस्ट कंट्री होकर भी चीटिंग नहीं कर सकती, तो एस्किना की स्टायर टीम कैसे करेगी? जेसन का दिमाग जवाब ढूंढ नहीं पा रहा था। हालांकि जजिंग पैनल के सामने सब कुछ पब्लिकली साबित हो चुका था, फिर भी बहुत से लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि स्टायर टीम सच में जीत सकती है। सीन में हलचल मच गई। स्टायर टीम ने जो ताकत दिखाई थी वो लोगों की समझ से बिल्कुल परे थी, और यही वजह थी कि उन्हें ये रिजल्ट स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। जोविल टीम के मेंबर्स तो किसी भी हालत में ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो हार चुके हैं। वो अब भी पूरी जिद से लड़ रहे थे। ज़ोबा गुस्से से तमतमाकर बोली, ये लोग सच में बेहया हैं। वैलिडेशन की मांग भी खुद करते हैं, और जब कोई उनसे बेहतर निकल जाता है तब भी ड्रामा करते रहते हैं। ऐसी ही सोच है, इसलिए हमेशा सेकंड प्लेस पर अटके रहते हैं। रोनन उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। तुमने सही कहा, इतने सालों से ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? खुद ही सोच लो। ज़ोबा ने रोनन की बात पकड़ ली और हंसते हुए उसे उंगली से इशारा किया। जेसन, जो पहले ही गुस्से में जल रहा था, स्टायर टीम की सीटों पर रोनन और उसके साथियों को हंसते सुनकर और भड़क गया। वो दीवार फांदकर सीधे रोनन के सामने आ खड़ा हुआ और गुर्राया, ओए बदमाश, किस बात पर हंस रहा है? फिर हंसा तो दांत तोड़ दूंगा। रोनन ने मासूम सी भोली सी शक्ल बनाकर कहा, सर, हमने जानबूझकर नहीं हंसा, बस एक कीमती ट्रेजर मिला है। खुशी में हंसी निकल गई। शायद रोनन का इनोसेंट बच्चा सा चेहरा जेसन को धोखा दे गया, उसके भीतर का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। ज़ोबा और बाकी लड़के ये सीन देखकर हंसी रोक नहीं पाए। उन्हें रोनन की शैतानियों से ज्यादा कोई नहीं जानता था। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, ये लड़का अभी कुछ बड़ा करने वाला है, बस सही वक्त का इंतजार है। और हुआ भी वही। कुछ सेकंड में जेसन के चेहरे की हालत देखकर सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। जेसन रोनन की मुस्कान देखकर हैरान रह गया। कौन सा ट्रेजर? उसने पूछा। रोनन ने हंसी दबाते हुए फिर से मासूम बनकर कहा, सॉकर, हमें नया सॉकर मिलने वाला है। जेसन कुछ समझा ही नहीं, लेकिन ज़ोबा जोर से हंस पड़ी। जेसन को समझ तब आया जब रोनन ने उसके सिर पर हल्की थाप मारकर कहा, थोड़ा अगली है, पर सॉकर खेलने लायक तो है। बुरा नहीं है ये गेंद। जेसन को यकायक याद आ गया। उसने गुस्से में कहा था कि अगर वो हार गया तो अपना सिर सॉकर बॉल बना देगा। रोनन ने उसका पूरा बदला निकाल लिया था। जेसन का चेहरा लाल पड़ गया। वो दांत भींचकर बोला, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? अब रोनन ने अपना डरपोक एक्ट छोड़ दिया। वो अकड़कर खड़ा हुआ, जेसन की आंखों में देखते हुए बोला, व्हाइट स्किन पिग, हाँ, मजाक उड़ा रहा हूँ, और शुक्र कर मेरा मजाक झेलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। जेसन शर्म और गुस्से में पागल होकर लड़ाई पर उतर आया। उसे लगा रोनन बच्चा है, आसानी से दब जाएगा, लेकिन रोनन तो मार्शल आर्ट्स का उस्ताद निकला। दोनों की भिड़ंत में जेसन का कोई मुकाबला ही नहीं था। रोनन ने उसे आसानी से पछाड़ दिया, यहाँ तक कि उसके ऊपर बैठकर उसे स्टूल की तरह इस्तेमाल करने लगा। आखिर में कमेटी के लोगों ने बीच में आकर मामला शांत कराया। जोविल टीम इस बार सच में पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो चुकी थी।
ऑडियंस के लगातार सवालों के बीच रिचर्ड शांत खड़े कैथरीन को देख रहे थे। रिजल्ट अनाउंस होते ही रिचर्ड ने जो देखा उससे वो जरा भी हैरान नहीं थे, क्योंकि कैथरीन की एबिलिटी किस लेवल की है ये दुनिया में सबसे अच्छी तरह वही जानते थे। उनके दिमाग में उसके लिए जो एक शब्द आता था, फ्रीकिश। उन्हें नहीं पता था कि स्टायर टीम को कैथरीन जैसा सपोर्ट कैसे मिला, लेकिन वो इतना ज़रूर जानते थे कि कैथरीन इस पूरी सिचुएशन को संभालने का तरीका ज़रूर ढूंढ लेगी। रिचर्ड ने माइक उठाया और कैथरीन की तरफ देखते हुए बोले, स्टायर टीम, ऑडियंस अब भी आपके रिजल्ट्स पर शक कर रही है। क्या आप इसे साबित कर सकती हैं? स्टायर टीम के मेंबर्स एक पल के लिए चुप हो गए। उन्हें खुद भी यकीन नहीं था कि उनका काम इतना बेहतरीन कैसे बन गया। असल में उन्होंने तो सिर्फ छोटे छोटे हिस्से किए थे, पूरा को वर्क अकेले कैथरीन ने बनाया था। मार्शल को कैथरीन पर पूरा भरोसा था। वो हल्के से उसे छूकर बोला। कैथरीन ने हेडफोन्स उतारे और पूछा, क्या है? मार्शल ने मुस्कुराकर कहा, गेम खत्म हुआ। कैथरीन ने आंखें घुमाई। सीधे बोलो, मार्शल फुसफुसाया। बॉस चाहते हैं कि तुम स्टेज पर एक्सप्लेन करो। कैथरीन ने ऊपर देखा, झुंझला कर बोली, सो अननोइंग, और फिर वो स्टेज की ओर चल दी। हल्की चाल, शांत चेहरा, पर एक खतरनाक कॉन्फिडेंस के साथ। रिचर्ड ने उसे इंट्रोड्यूस किया और आगे कहा, अब स्टायर टीम की रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन हमारे सामने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स दिखाएंगी। कैथरीन ने माइक लिया, कैमरा की तरफ देखती हुई कंपटीशन का क्वेश्चन पेपर पलटा और ठंडी, तेज नजरों से बोली, ध्यान से देखो और अच्छे से समझो। पेपर के पीछे एक बोनस सेक्शन था, जिसे टाइम की कमी के कारण किसी ने नोटिस नहीं किया था। जॉविल टीम ने जानबूझकर बोनस नहीं चुना था। उन्हें लगा स्टायर टीम उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकती, लेकिन वो कैथरीन को अंडरएस्टिमेट कर बैठे। कैथरीन ने सिर्फ मैं एक्सपेरिमेंट ही पूरा नहीं किया, बल्कि बोनस सेक्शन की रिक्वायरमेंट्स भी उसी टाइम में पूरा कर दिया। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। हर कोई समझ गया था, प्रतिभा का मुकाबला शक से नहीं किया जा सकता। स्टायर टीम की ताकत सच में अविश्वसनीय थी। शायद पूरे कंपटीशन में सिर्फ ऑल्टोनियन टीम ही उनका असली मुकाबला कर सकती थी। रिचर्ड ने माइक उठाया और जॉविल टीम के मेंटर की तरफ देखा। अब आप इस रिजल्ट से सैटिस्फाइड हैं? वो मेंटर जो हमेशा घमंड से भरा रहता था, एक ही पल में कई साल बूढ़ा लगने लगा। उसने अनिच्छा से सिर हिलाया, क्योंकि कैथरीन के सामने पूरी शक्ति लगाकर भी जीत की गारंटी नहीं थी। ये कंपटीशन उनके लिए एक बड़ी सीख बन गया। रिचर्ड ने रिजल्ट अनाउंस किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द स्टायर टीम, आप अगली राउंड में ऑफिशियली पहुंच चुके हैं। स्टायर टीम का हाल का परफॉर्मेंस इतना धांसू था कि हर किसी को उनकी असली ताकत का अंदाजा हो गया। इस साल का बाइक कप वैसे ही काफी रोमांचक था, लेकिन स्टायर टीम जैसे एकदम डार्क हॉर्स के आने से तो मैच अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गया। स्टेडियम के बाहर तो सट्टा बाजार और भी गर्म था। कैथरीन की शानदार वापसी और स्टायर टीम की जीत ने तो हालात उलट ही दिए। जिन लोगों ने टीम के खिलाफ दांव लगाया था, उनमें से कई तो साफ कंगाल हो गए। कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार बढ़ते नंबरों को देखकर ज़ोबा की मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। कैथरीन, देखो, इस बार तो हमने सच में गोल्ड मार लिया। स्टायर टीम के खिलाफ दांव लगाकर पैसे हारने वालों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बाद में पूरा सट्टा बाजार बंद करना पड़ा। लेकिन ज़ोबा जैसा कोई इस मौके को भला कैसे छोड़ देता। उसने सीधे $100 मिलियन लगाकर नया मार्केट ही खड़ा कर दिया। अब चाहे लोग जितना भी दांव लगाएं कि स्टायर टीम हार जाएगी, पैसा तो उसे ही मिलना था। जो पागल सटोरिये कहीं और जगह नहीं पा रहे थे, सबके सब ज़ोबा के बड़े मार्केट में अपनी बाजी लगा बैठे। और इस बार ज़ोबा ने सच में ढेरों पैसा छाप लिया, लेकिन उसने उसे खुद तक सीमित नहीं रखा। उसने तुरंत कैथरीन को मैसेज किया, कैथरीन, जल्दी देखो, ये पैसा कुछ दिन के लिए तो आराम से उड़ाने लायक है। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उसे एहसास हुआ कि रोनन और बाकी लोग तो जरा भी एक्साइटेड नहीं थे। अरे ये कैसी शक्लें बना रखी हैं तुम सबने? रोनन ने थोड़ी शान से मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन निकाला और ज़ोबा को अपना अकाउंट दिखाया। अकाउंट में लंबी चौड़ी रकम देखकर ज़ोबा की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओहो, कहाँ से लूट के लाए इतना पैसा बच्चे? रोनन ने तुरंत कहा, अपनी स्किल्स से जीता है। सिर्फ रोनन ही नहीं, विदोल और कॉनी ने भी कैथरीन पर दांव लगाकर मोटा मुनाफा कमाया था। लेकिन सबने मिलकर वो पैसा ज़ोबा के अकाउंट में भेज दिया, ताकि कैथरीन को दिया जा सके।
कैथरीन, तुम्हारी लैब तो वैसे भी एक मनी बर्निंग मशीन है। चलो, ये फंड वही लगा देते हैं। कैथरीन ने बिना सोचे मान लिया। उनके लिए पैसा बस नंबर था। अगर उसी पैसे से कोई अच्छा काम हो सकता है तो वो बिल्कुल सही जगह जाता है। ज़ोबर, इसका 1/3 बच्चों की चैरिटी को दान कर दो और बाकी रॉज को ट्रांसफ़र कर देना। ओके, कैथरीन। सबने कैथरीन के फैसले को पूरी तरह सपोर्ट किया। अगर कैथरीन ये पैसा पानी में भी फेंक देती तो भी कोई कुछ नहीं कहता। और यहाँ तो पैसा अच्छे काम में लग रहा था। वैसे भी ये पैसा आखिर कमाया भी उन्हीं की वजह से गया था। थोड़ी देर आराम करने के बाद कैथरीन को मार्शल का फ़ोन आया, जिसने उसे तुरंत बुलाया। सबको समझाकर कैथरीन कमरे से निकल गई। उसे जाते देख ज़ोबर बड़बड़ाए, कैथरीन मार्शल को ज़्यादा ही पैम्पर नहीं करती। कैथरीन की ताकत देखते हुए मार्शल तो उसे मास्टर भी कह सकता था। लेकिन कैथरीन थी कि मार्शल के हर काम में पूरा दिल लगाकर मदद करती थी। ये सुनकर वेदोल हल्का सा मुस्कुराया। ज़ोबर ने उसकी तरफ घूरकर कहा, क्यों हंस रहा है? आवाज़ निकालना बंद कर दूंगी। धमकी सुनकर वेदोल तुरंत हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मैं आपकी नहीं, बात की तरफ हंस रहा था। कैथरीन को आप जानती हैं। प्रोफेसर हार्टली ने उसे सच में प्यार दिया है और कैथरीन कभी किसी ऐसे इंसान के साथ बुरा नहीं करती जिसने उसे दिल से अपनाया हो। कमरे में मौजूद हर किसी को पता था कि वेदोल क्या कहना चाहता था। वे सब कैथरीन को सिर्फ उसकी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि उसके दिल की वजह से भी मानते थे। कैथरीन जिसके सिर पर अपना हाथ रख देती, उसके लिए जान लगा देती। बाहर से जितनी ठंडी और बेरहम लगती है, अंदर से उतनी ही प्रोटेक्ट करने वाली, बेशक औरत लोहे की हो पर दिल रुई का। वेदोल की बातों ने ज़ोबर को कुछ पल के लिए चुप कर दिया। फिर धीरे से बोली, मार्शल सच में लकी है कि उसे कैथरीन मिली। रोनल ने हंसते हुए कहा, तुम भी कम लकी नहीं हो। ज़ोबर ने तुरंत हामी भरी, हाँ, मेरी सबसे बड़ी किस्मत ही कैथरीन से मिलना है। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन हर किसी के दिल में गहरी उतर गई। सभी जानते थे, कैथरीन से मिलना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैथरीन मीटिंग रूम पहुंची, जहां लैब की पूरी टीम पहले से इकट्ठा थी। जैसे ही बड़ा दरवाजा खुला, बैंग, चारों तरफ शैंपेन और फायरवर्क्स उड़ने लगे और सबकी मुस्कानें कैथरीन पर टिकी थी। एमन फूल लेकर आगे आया और पूरे सम्मान से कैथरीन को दिए। जोरदार तालियों से वेलकम करो हमारी कैथरीन का। कैथरीन ने शांत चेहरा बनाए हुए बोके लिया। उसने मार्शल की तरफ देखा, मानो पूछ रही हो, ये सब क्या है? मार्शल ने कंधे उचकाकर कहा, मेरी तरफ मत देखो, ये तुम्हारे सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स का प्यार है। एमन उछल कर बोला, एग्जैक्टली कैथरीन, ये हमारी तरफ से रिस्पेक्ट है। तुम सच में कमाल हो। अगर किसी को पहले कैथरीन पर शक था तो आज के रिजल्ट ने सब मिटा दिया। कैथरीन इतनी स्ट्रांग थी कि उसका खुद का मेंटर मार्शल भी खुद को छोटा महसूस कर रहा था। बाकियों की तो बात ही क्या, सबके दिल में कैथरीन के लिए सिर्फ एडमिरेशन थी। कैथरीन, स्टेज पर आकर कुछ वर्ड्स कह दो। किसी ने उसे हल्का सा आगे धकेला और वो हाथ जेब में डालकर बिल्कुल कूल अंदाज में स्टेज पर खड़ी हो गई। चाहे मौका बड़ा हो या छोटा, कैथरीन को फर्क ही नहीं पड़ता था। शायद यही असली ताकत की निशानी थी। ये तो सिर्फ पहला राउंड था, आगे का सफर लंबा है। चलो मिलकर मेहनत करते हैं। उसका छोटा सा बयान वहां मौजूद लोगों के लिए बहुत था, क्योंकि कैथरीन को इतना बोलते हुए कम ही देखते थे। सब खुश थे और उन्होंने कैथरीन को और परेशान नहीं किया। कुछ देर बाद मार्शल ने भी कुछ बातें कहीं और फिर सेलिब्रेशन शुरू होने दिया। कैथरीन ऐसे शोरगुल वाले माहौल में ज्यादा नहीं रहती थी। उसे लगा था मार्शल ने मीटिंग बुलाई है, सेलिब्रेशन नहीं। थोड़ी देर बैठकर वो बाहर निकल गई। दरवाजे पर ही उसकी टक्कर फर्गस लिंच और उनकी टीम से हो गई। उनकी टीम भी आसानी से अगले राउंड में पहुंच चुकी थी। फर्गस ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ कैथरीन, अभी तक मैंने तुम्हें कॉन्ग्रेट्स नहीं कहा। तुम लोग भी आगे बढ़ गए हो। कैथरीन ने शांत स्वर में कहा, थैंक यू, और सीधी वहां से निकल गई। फर्गस के बगल में खड़े पैडी ने ये देखकर चिढ़कर कहा, ये कैसी अकड़ है, एक मैच क्या जीत लिया, खुद को बहुत बड़ा समझने लगी। फर्गस ने तुरंत टोका, पैडी, इस तरह बात मत करो, हम एक ही स्कूल के हैं। बाहर पता चला तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पैडी नाराज ही रहा। प्रोफेसर, मुझे उसकी एटीट्यूड नहीं पसंद, ये बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल है।
फर्गस ने हल्के से कहा, कोई बात नहीं। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। जॉविल टीम की पहली ही राउंड की हरकतों के बाद किसी और टीम में हिम्मत ही नहीं बची कि वे कोई बेवकूफ़ी करें। मैच हार जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पूरे स्कूल की इमेज खराब करना ये असली नुकसान था। किसी को नहीं पता था कि कहीं दूसरी टीमों में भी स्टायर टीम जैसी हिडन टैलेंट्स न हों, या फिर कैथरीन जैसे चीट लेवल प्लेयर्स छिपे न बैठे हों। बिना किसी ड्रामा के स्टायर टीम ने दूसरी राउंड के लिए भी एक मजबूत टीम को ड्रॉ किया था और मुकाबला शुरू होने वाला था। मार्शल जानता था कि कैथरीन की ताकत असाधारण है, लेकिन उनका पूरा दारोमदार सिर्फ उस पर नहीं टिका हो सकता। पिछली बार जॉविल टीम की चालबाजी थी, इसलिए कैथरीन ने कदम बढ़ाया था। लेकिन इस बार उनका मुकाबला बराबरी की टीम से था और असली परफॉर्मेंस पूरी टीम को देना था, सिर्फ कैथरीन को नहीं। मार्शल ने कैथरीन से साफ कहा था, जल्दी मैदान में मत उतरना, पहले टीम को मौका दो। अगर हालत बिगड़ जाए तभी खेल पलट देना। कैथरीन उसके इरादे समझती थी। मार्शल हर सदस्य को अपनी चमक दिखाने का मौका देना चाहता था। टीम जंग की तैयारी कर रही थी और कैथरीन ने इसी समय मार्शल से 2 दिन की छुट्टी ले ली। सब लोग इस ट्रिप पर आए थे, लेकिन कंपटीशन की वजह से उसके दोस्त होटल में बैठे बैठे सड़ रहे थे। बाहर घूमना तो छोड़ो, सही से होटल की लॉबी तक नहीं देखी थी। जिन्हें वेकेशन मिलनी चाहिए थी, उनका वेकेशन सोने में निकल रहा था। और कैथरीन चाहती थी कि कम से कम अपने दोस्तों के साथ वो थोड़ी हवा खाए। दूसरे राउंड में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, बाकी सारे लोग तैयारी में डूबे थे और कैथरीन, वो आराम से छुट्टी प्लान कर रही थी। टीम के हर सदस्य को उससे जलन हो रही थी, लेकिन कर भी क्या सकते थे। कैथरीन और उनके बीच की योग्यता की खाई इतनी गहरी थी कि बराबरी करना नामुमकिन था। जॉविल टीम को अकेले हराने वाली कैथरीन, उस लेवल तक पहुंच पाना उनके लिए सपना ही था। और शायद यही उसकी उस हल्की सी ठंडी अकड़ की वजह भी थी। जैसे ही ग्रुप चैट में खबर पहुंची कि कैथरीन 2 दिन के लिए घूमने आ सकती है, पूरा ग्रुप पागलों की तरह खुश हो गया। पहले ही कैथरीन की वजह से पेरिफेरल बेट्स में सब भर भर कर पैसा कमा चुके थे। खुशी में उन्होंने ग्रुप का नाम ही बदल दिया, गेट रिच क्विक। नज़दीक ही एक दुनिया भर में मशहूर बीच था जिसकी रेत गुलाबी थी। उसे दुनिया का सबसे रोमांटिक बीच कहा जाता था। और ऊपर से ब्रैंडन की एक यॉट पास के टापू पर खड़ी थी। बस फिर क्या, सबने तय कर लिया कि अगला 2 दिन और 1 रात का रोमांटिक ट्रिप पिंक सैंड बीच पर ही होगा। ज़ोबा तो पहले ही बैग पैक करके पार्किंग में खड़ी कैथरीन का इंतजार कर रही थी। कैथरीन अमीलिया को उसके डॉम तक छोड़कर नीचे आए और पहली मंजिल की लॉबी में उनकी मुलाकात मार्शल और बाकी स्टाफ से हो गई, जो अभी अभी नाश्ता खत्म करके लौट रहे थे। मार्शल का बेहद गंभीर चेहरा कैथरीन को देखते ही खिल उठा। घूमने जा रही हो? हाँ, कैथरीन ने सहज स्वर में कहा। मार्शल ने बिल्कुल किसी बड़े की तरह समझाते हुए कहा, ध्यान रखना और जल्दी वापस आ जाना। ओके, कैथरीन ने बिना बहस किए कहा और सबको बाय कहकर बाहर चली गई। कैथरीन के जाते ही साथ बैठे कुछ स्कूल लीडर्स खुद को रोक नहीं पाए। कैथरीन बाहर जा रही है, परसों कंपटीशन नहीं है। मार्शल, आपने फिर भी उसे जाने दिया। मार्शल बिल्कुल शांत था, बिना किसी चिंता के। हाँ, कंपटीशन करीब है, इसीलिए तो उसे थोड़ा रिलैक्स करने दो। दिमाग शांत रहेगा तो परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। सभी मार्शल का चेहरा देखते रहे, पता नहीं वो सच में कॉन्फिडेंट था या बस इतना बोल्ड। पर किसी ने कुछ कहा नहीं। आखिर मेंटर खुद परेशान नहीं था तो बाकी लोग क्यों? और फिर कैथरीन की शक्ति वे अपनी आंखों से देख चुके थे। पिछले मैच में इतनी खतरनाक टीम थी, फिर भी वे जीते थे। और इस बार तो ओपोनेंट जॉविल टीम जितना मजबूत भी नहीं था। बाकी लोग हंसते बोलते रहे, लेकिन किसी ने फर्गस के चेहरे पर छाई कड़वाहट नहीं देखी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समुद्र और आसमान का नीला फैलाव देखते ही हर किसी का मूड अच्छा हो जाता है। ज़ोबा रेड वाइन का ग्लास घुमाते हुए बोली, जगह कमाल की है, धूप परफेक्ट है, बीच परफेक्ट है और सीफूड भी परफेक्ट। विदौल ने उसे देखकर चिढ़ाते हुए कहा, हाँ, और तुम्हारा पेट देखो, ऐसा लग रहा है जैसे डिलीवरी रूम में जाने वाली हो। टेबल पर रखा सारा सीफूड अभी अभी विदौल ने खुद पकड़ा था, ताज़ा, मीठा और इतना स्वादिष्ट कि चुन चुन कर खाने वाली ज़ोबा ने भी दिल खोल कर खाया और पेट पूरा भर लिया। ये सुनते ही ज़ोबा का चेहरा बदल गया। उसने मेज से नाइफ उठाए और सीधे विदौल पर फेंक दिया।
चमकती हुई तेज चाकू हवा चीरते हुए विदौल की आंख से कुछ ही दूरी पर जा रुकी। सालों की दोस्ती ने विदौल को इतनी रिफ्लेक्सेस सिखा दी थी कि वो आखिरी पल में बच गया। फिर भी चाकू उसके कनपटी से एक उंगली भर दूर रुक गया। विदौल ने सीने पर हाथ रखकर सांस ली और डरते हुए बोला, अरे यार, इतने सालों की दोस्ती है, मार ही दोगी क्या? ज़ौबा ने ठंडी निगाह से कहा, जितना हक है उतनी ही जुबान चलाना, वरना अगली बार सीधा यमराज से मिलवा दूंगी। विदौल तुरंत हाथ जोड़कर बोला, मैडम, गलती हो गई, माफ कर दो। ज़ौबा ने माहौल खराब न हो इसलिए बात बदलते हुए कहा, अफसोस, इतना अच्छा खाना, इतनी बढ़िया वाइन, इतनी खूबसूरत जगह, पर सप्लायर खुद यहाँ नहीं है। सप्लायर यानी इस यॉट का मालिक ब्रैंडन। कहते हैं वो किसी ऑफिशियल काम की वजह से नहीं आ पाया। ये सुनकर सभी की निगाहें जहाज के आगे की तरफ गईं। कैथरीन वहां रेलिंग के पास बैठी थी, एक बड़ा सा वाइजर हैट चेहरे पर गहराई तक झुका हुआ, लगभग पूरा चेहरा ढका हुआ। उसके सामने फिशिंग रॉड लगी थी, वो बिल्कुल शांत बैठकर मछली के फंसने का इंतजार कर रही थी। तुम लोग पीते रहो, मैं कैथरीन के लिए थोड़ा सी फूड ले जाती हूँ। ज़ौबा ये कहकर उधर चली गई। उसने ग्रिल्ड प्रॉन्स कैथरीन के पास रखे और बोली, कैथरीन, ये खा लो। आवाज़ सुनकर कैथरीन धीरे से सीधी हुई और टोपी थोड़ा ऊपर उठाए और उसका खूबसूरत चेहरा सामने आ गया। उसे शोर पसंद नहीं था, लेकिन वह कभी अपने दोस्तों को मस्ती करने से नहीं रोकती थी। उसे उनके खुश चेहरे चुपचाप दूर से देखना अच्छा लगता था। उसने ज़ौबा के दिए हुए प्रॉन को उठाया, नाजुक लेकिन कॉन्फिडेंट हरकतों के साथ छीलकर धीरे धीरे खाने लगी। उसे खाते हुए देख ज़ौबा अनायास ही निगल गई। क्या कैथरीन सच में इंसान है? इतनी सुंदर कोई कैसे हो सकता है, इवन वाइल ईटिंग? कैथरीन ने प्रॉन खत्म किया और ज़ौबा की तरफ देखा। ज़ौबा समझ गई, कैथरीन को पता था कि वो कुछ छिपा रही है और वो अब उसके मुंह से सुनना चाहती थी। ज़ौबा के दिल में एक राज छुपा था। जैसे ही वो शिप पर चढ़ी, उसे एक ऐसी खबर मिली जो पूरी तरह क्लासिफाइड थी। उसने अभी तक किसी को नहीं बताया था। वो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी ताकि कैथरीन को अकेले में सब बता सके। लेकिन ज़ौबा ने कभी सोचा भी नहीं था कि कैथरीन उसे इतना अच्छी तरह समझती है कि उसे कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं। कैथरीन जान चुकी थी कि ज़ौबा के पास कुछ ज़रूर है। कैथरीन, मुझे नहीं लगता ब्रैंडन इस ट्रिप पर बिजनेस के लिए आया है, ज़ौबा ने कहा। ये सुनते ही कैथरीन की भान हल्की सी उठी। ज़ौबा समझ गई कैथरीन की क्यूरियोसिटी जाग चुकी है। वो नज़र ऐसी थी कि ज़ौबा के दिल में हल्की सी ठंडक उतर गई। इन दो बड़े लोगों के झगड़े में मुझे बीच में क्यों आना पड़ रहा है? ज़ौबा ने मन ही मन सोचा। इनके बीच जीना ही एक टॉर्चर है। फिर उसने रिपोर्ट दी, कैथरीन, डंकन कॉर्पोरेशन ने हैकर अलायंस को एक टास्क दिया था और साफ साफ कहा था कि वो चाहते हैं कि तुम उसे हैंडल करो। जब अलायंस ने मना कर दिया, तो उन्होंने वॉन्टल को ऑर्डर भेजा है। मीटिंग आज तय की है। वॉन्टल हैकर अलायंस के 4 कैप्टन्स में से एक था, कैथरीन के बाद सबसे उच्च पद पर। लेकिन वो ज़ौबा और विदौल की तरह दुनिया भर में घूमकर काम नहीं करता था। वॉन्टल ज़्यादातर अपनी लैब में बंद होकर रिसर्च करता था। ज़ौबा को समझ नहीं आ रहा था कि ब्रैंडन वॉन्टल से मिलने क्यों जा रहा है, पर शायद यही अच्छा था। अगर वो ज़ौबा या विदौल से मिलता तो बात और उलझ जाती। वॉन्टल, कैथरीन की भान सिकुड़ गई। वो कभी भी ब्रैंडन के कामों में दखल नहीं देती जब तक वो खुद न बताए। ब्रैंडन का अचानक हैकर अलायंस को अप्रोच करना, वो भी अलायंस लीडर को बुलाकर, ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। ब्रैंडन को शायद कैथरीन की असली आइडेंटिटी का अभी पता नहीं था, लेकिन उसे ये ज़रूर महसूस हुआ होगा कि कैथरीन अलायंस से जुड़ी हुई है, इसलिए वो उसे अवॉइड करते हुए सीधे अलायंस से बात करना चाहता था ताकि कैथरीन को कोई परेशानी न हो। पास रखा फिशिंग पॉड हल्का सा हिला। कैथरीन ने तेजी से उसे पकड़ लिया, मगर मछली को खींचने की जल्दी नहीं की। वो लाइन को ढीला और टाइट करती रही जब तक समंदर की मछली थक नहीं गई। फिर बड़े आराम और सलीके से रॉड खींचा। एक खूबसूरत ग्रुप ऑफ मछली उसके हुक पर थी, पूरी तरह हार चुकी। ज़ौबा उसे देखकर ललचा गई, पर अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। कैथरीन ने मछली का हुक निकाला और उसे वापस समंदर में फेंक दिया। एक साफ स्प्लैश और ग्रुपर आज़ाद हो गया। वॉन्टल को संदेश भेजो, डील कैंसिल, कैथरीन ने अचानक आदेश दिया। ज़ौबा हैरान रह गई, लेकिन हैकर अलायंस की कैप्टन होने के नाते वो समझदार थी।
उसने तुरंत सब कनेक्ट किया और कैथरीन की तरफ देखकर पूछा, कैथरीन, क्या तुम्हें लगता है कि डंकन कॉर्पोरेशन वॉन्टल को टारगेट कर सकती है? कैथरीन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन ही जवाब था। कैथरीन, वॉन्टल अलायंस के कॉ मेंबर्स में से है। अगर डंकन कॉर्पोरेशन उसे टारगेट करेगी तो क्या वो अलायंस से नहीं डरेंगे? ज़ोबा ने पूछा। हम्फ। कैथरीन ने ठंडी नज़र से उसे देखा। तुम्हें सच में लगता है ब्रैंडन किसी से डरता है? ज़ोबा के पास कोई जवाब नहीं था। वो कभी नहीं सुनी थी कि ब्रैंडन किसी से डरता है, और कैथरीन की सोच हमेशा सही होती है। मैं अभी वॉन्टल को मैसेज भेजती हूँ, ज़ोबा ने तुरंत कहा और निकल गई। कैथरीन की नज़रें समंदर पर टिकी रहीं, शांत मगर भीतर गहरी, बेहद गहरी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वॉन्टल हेलीकॉप्टर से उतरने ही वाला था कि ज़ोबा का सीक्रेट ऑर्डर मिला। विथड्रॉ, वो बुदबुदाया। ये क्या मतलब हुआ? ज़ोबा ने लास्ट में एक लाइन और जोड़ दी, ये कैथरीन का आदेश है। वॉन्टल तो मना करना चाहता था। आखिर इतने इंतज़ाम के बाद वो लेजेंडरी ब्रैंडन डंकन से मिलने आया था। पर जब दूसरा सीक्रेट ऑर्डर मिला, वॉन्टल तुरंत वापस हेलीकॉप्टर में चढ़ा। चलो वापस। पायलट हक्का बक्का, ये बड़ा आदमी हेलीकॉप्टर राइड लेने आया है क्या? उसने सोचा, लेकिन वॉन्टल के जल्दी कहते ही हेलीकॉप्टर उड़ चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एयरपोर्ट पर फ्रांसिस और उसकी टीम पहुंचे, मगर वॉन्टल का हेलीकॉप्टर दिखा ही नहीं। वो तो 10 बजे लैंड होने वाला था, पर रिकॉर्ड में लिखा था 9:55 पर हेलीकॉप्टर उतरा और तुरंत उड़ भी गया। फ्रांसिस घबरा गया। उन्होंने तो वॉन्टल को रोकने के लिए 10:30 की मीटिंग से पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन वॉन्टल तो पहले ही गायब हो चुका था। उसने तुरंत पैक्सटन को कॉल किया, वॉन्टल को ढूंढूं, क्या हमारी इंटेलिजेंस लीक हो गई? पैक्सटन ने कहा। फ्रांसिस ने उसे घूरा, तो क्या तुमने लीक की या मैंने? इन दोनों और ब्रैंडन के अलावा कोई नहीं जानता था। पैक्सटन ने फ्रस्ट्रेट होकर बार बार वॉन्टल को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। आखिर वो ब्रैंडन के स्टडी में घुटनों पर बैठकर रिपोर्ट दिया। उसकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी। उसे डर था, ब्रैंडन ने खुद वॉन्टल को पकड़ने का प्लान बनाया था। कैथरीन के साथ आउटिंग तक रिजेक्ट कर दी थी, और अब प्लान फेल। अगर ब्रैंडन उसे मार न दे तो भी पनिशमेंट तय थी। ब्रैंडन की ठंडी आवाज़ गूंजी, प्लान में कुछ गलती थी। बॉस, हमने सब चेक किया, कुछ भी गलत नहीं था, पैक्सटन ने कांपते हुए कहा। कम रोशनी में ब्रैंडन का चेहरा और भी सख्त दिख रहा था, एक पत्थर की तरह जिसे समझना नामुमकिन। पैक्सटन ने हिम्मत करके कहा, बॉस, कहते हैं हैकर अलायंस का लीडर बेहद इंटेलिजेंट है और उसने कभी गलती नहीं की। शायद वो, पैक्सटन खुद उस लेजेंड को एडमायर करता था। अगर वो निर्णय लीडर का था, तो ब्रैंडन के बाद वो अकेला शख्स है जिसे पैक्सटन एडमायर करता है। ब्रैंडन की आंखें सिकुड़ी, उनमें एक खतरनाक चमक उभरी। उससे मिलने का मौका ढूंढो, उसने ठंडे स्वर में कहा। यॉट नीले समंदर पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लहरों की ताल के साथ झूलती हुई। विदोल और रोनन अपने अपने फोन पर गेम खेल रहे थे कि तभी विदोल की नज़र सामने कुछ अजीब पर पड़ी। उसने तुरंत फोन बंद कर दिया। विदोल के चेहरे पर आए अचानक बदलाव से रोनन चौंक गया। उसने भी उसी दिशा में देखा जहां विदोल टकटकी लगाए देख रहा था। समंदर में कुछ दूरी पर एक स्पीडबोट तेजी से उनकी यॉट की तरफ आती दिख रही थी। एक नज़र में ही साफ पता चल रहा था कि उसकी दिशा यही है। बस दूर होने की वजह से उस पर बैठे लोग दिख नहीं रहे थे। विदोल की ठंडी आभा बढ़ती हुई देख रोनन ने भी फोन रख दिया और खड़ा हो गया। स्पीडबोट पास आई तो कैथरीन को छोड़कर, जो कैबिन में आराम कर रही थी, बाकी सब खड़े हो गए। बॉस, हम आ गए, ड्राइवर की सीट से पैक्सटन बोला, दूसरे यॉट से कनेक्ट होने की तैयारी करते हुए। दरअसल पहुंचने वाला ब्रैंडन ही था। विदोल ने होंठ दबाए और वापस बैठ गया। उसे लगा कोई मुसीबत खड़ी करने आया है, लेकिन जब पता चला कि ये तो कैथरीन का आदमी है, उसकी दिलचस्पी तुरंत खत्म हो गई। ब्रैंडन फुर्ती से अपनी यूजुअल एलिगेंस के साथ यॉट पर चढ़ा। रोनन उसे देखकर हैरान था। ब्रैंडन, तुम तो काम में बिजी होने वाले थे, यहाँ कैसे? साइड में बैठी अमीलिया ने रोनन को आंखें घुमाकर घूरा। इतना भी नहीं समझते, मिस्टर डंकन कैथरीन से मिलने आए हैं, तुमसे मिलने नहीं। फिर गर्व से बोली, कैथरीन से मिलने के लिए मिस्टर डंकन ने अपना काम बिजली की स्पीड से निपटाया है। इसे कहते हैं परफेक्ट मैन।
रोनल भी चुप कहाँ रहने वाला था। वो ताना मारता रहा और दोनों की तू मैं शुरू हो गई। ब्रैंडन को बताया गया कि कैथरीन कैबिन में आराम कर रही है, तो वो उसी तरफ बढ़ गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आमतौर पर हर हलचल में शामिल होने वाली ज़ोबा आज बिल्कुल चुप कोने में बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ब्रैंडन सच में कैथरीन को मिस करके आया है या उसे वॉन्टल वाली बात का पता चल गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही वॉन्टल का संदेश आया था, वो पूरी तरह से रिट्रीट कर चुका है। उसी समय एयरपोर्ट सर्वेलेंस भी पहुंच गई थी, जहां साफ दिख रहा था कि वॉन्टल के निकलने के 5 मिनट बाद डंकन कॉर्पोरेशन के लोगों का भारी झुंड एयरपोर्ट में घुसा। अगर ये सब नॉर्मल कहा जाए तो ज़ोबा खुद ही कभी यकीन नहीं करती, पर कैथरीन ने सब पहले ही कैसे समझ लिया, ये हैरान करने वाला था। और अब ब्रैंडन यहाँ। ज़ोबा को सच में डर था कि ब्रैंडन को कुछ एहसास हो गया है। बहुत सोचा, कुछ समझ नहीं आया। चिढ़कर उसने अपना ड्रिंक एक ही घूंट में खत्म किया। वैसे भी कैथरीन उससे कहीं ज्यादा केपेबल है। अगर किसी चीज का हल कैथरीन नहीं निकाल पाए तो वो तो बिल्कुल नहीं निकाल पाएगी। इससे अच्छा सब कैथरीन पर छोड़ दो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कैबिन के अंदर कैथरीन हल्की सी आवाज से तुरंत जाग गई, पर जैसे ही फैमिलियर खुशबू आई उसने खुद को रिलैक्स कर लिया और दोबारा आंखें बंद कर लीं। ब्रैंडन ने कोट उतारा, उसके पास लेट गया और उसे बाहों में ले लिया। कैथरीन ने रेजिस्ट नहीं किया। छोटा सा बेड, लेकिन दोनों साथ लेटे थे तो पहले से ज्यादा कोजी लग रहा था। थोड़ा सो लेते हैं हम, ब्रैंडन ने धीरे से कहा। उसे पता था कैथरीन जाग चुकी है। कैथरीन को कोई एतराज नहीं था। अगर ब्रैंडन न आता तो वो वैसे भी और सो लेती। अब दोनों साथ तो और बेहतर। दोपहर ढलते ढलते दोनों नींद से उठे और डेक पर आए। विदॉल कंट्रोल रूम में यॉट चला रहा था। बाकी सब डेक पर कार्ड्स खेलते हुए टाइम पास कर रहे थे। कैथरीन और ब्रैंडन को देखकर ज़ोबा ने कार्ड फेंक दिए। मैं नहीं खेल रही अब, तुम लोग खेलो, मुझे कैथरीन से बात करनी है। वो कैथरीन की तरफ भागने ही वाली थी कि अचानक ब्रैंडन की एक साइड ग्लांस पड़ी और वो वहीं थम गई। कुछ कदम दूर रहते हुए बोली, कैथरीन, एक बात पूछनी है। कैथरीन ने ब्रैंडन का हाथ छोड़ा और स्टर्न की तरफ चल दी। ज़ोबा तुरंत पीछे। दोनों समुद्री हवा के सामने खड़े होकर धीमे से बातें करने लगी। कैथरीन, वॉन्टल सेफली बेस पहुंच गया। पहले तो एक्सप्लेनेशन मांग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने एयरपोर्ट की फुटेज दिखाई उसने मान लिया। कह रहा था कि अच्छा हुआ, उसे तुम्हारे फैसले पर पूरा भरोसा था। ज़ोबा उस वक्त हंसते हंसते रह गई थी। सोच रही थी अगर वॉन्टल को पता चले कि डंकन कॉर्पोरेशन का बड़ा आदमी असल में कैथरीन का आदमी है तो उसकी क्या हालत होगी। कैथरीन, तुम्हें कैसे पता चला कि मिस्टर डंकन वॉन्टल को टारगेट करेगा? कैथरीन समंदर की ओर देखती रही, चेहरा शांत। असल बात तो यह थी कि अगर वो ब्रैंडन की जगह होती तो हैकर अलायंस के चीफ को बाहर निकालने के लिए वही तरीका अपनाती। ब्रैंडन ने वॉन्टल को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। कैथरीन चुप रही तो ज़ोबा ने बात बदल दी, तो अब आगे क्या करें? तुमने डंकन कॉर्पोरेशन को इस बार अच्छा सबक सिखाया है, वो चुप तो नहीं बैठेगे। कैथरीन ने तुरंत जवाब दिया, बस उसी का इंतजार है। ज़ोबा उसे देखती रह गई, हल्की सी हैरानी, हल्की सी दहशत। आखिर ये दो बड़े लोग खेल क्या रहे हैं? उसकी समझ से बाहर था सब कुछ, लेकिन एक बात वो जानती थी, कैथरीन को कभी भी समझना आसान नहीं था, पर आखिर में उसका फैसला हमेशा सही निकलता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समंदर की हवा मज़ेदार थी, पर दूसरी तरफ होटल का माहौल आग की तरह गर्म। कैथरीन के वेकेशन पर जाने की खबर मिलते ही पैडी इतना गुस्सा हुआ कि उसने पूरा कमरा तोड़ फोड़ दिया। अपने टीममेट्स के सामने वो मार्शल और कैथरीन की बुराई करता रहा। हमें तो होटल के सामने वाली दुकान तक जाने नहीं देते और ये लोग मज़े से वेकेशन पर जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल अनफेयर है। सच कहें तो टीम पिछले कई दिनों से दिन रात मेहनत कर रही थी। फर्गस खुद सब सुपरवाइज करता था। सब थक चुके थे लेकिन कंपटीशन की सीरियसनेस समझते थे। कोई शिकायत नहीं कर रहा था, लेकिन पैडी ने जिस अंदाज में बात उठाई, कुछ लोगों के मन में भी बेचैनी होने लगी। इतनी बड़ी ड्यूटी फ्री शॉप पास में है, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग पैराडाइज, और हम बाहर कदम तक नहीं रख सकते। पैडी चीख रहा था। उसकी बात कई लोगों को चुभ गई। सच में
सब जाना चाहते थे, पर रूल्स इतने सख्त कि होटल से बाहर निकलना भी अलाउड नहीं था। आखिर एक ने पूछ ही लिया, तो हम कर क्या सकते हैं? कैथरीन टॉपर है, प्रोफेसर की फेवरेट है, उसके लिए रूल्स अलग ही होंगे। पैडी अब ये सब सुन ही नहीं पा रहा था। हर तरफ लोग बस कैथरीन की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि उसकी जीत ने स्टाइल यूनिवर्सिटी का नाम पूरे अकादमिक सर्कल में ऊंचा कर दिया है। उसे खुद भी समझ नहीं आता था कि कैथरीन ने आखिर जॉवेल टीम को कैसे हरा दिया। सच कहे तो पैडी को जॉवेल टीम कभी पसंद नहीं थी। हमेशा अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाले लोग, और जब असली कंपटीशन आया तो कैथरीन जैसी टीम से हार भी गए। सच में शर्मनाक। पास ही कुछ टीममेट्स धीरे धीरे बातें कर रहे थे और पैडी ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, कैथरीन का तो उस कंपटीशन के चेयरमैन से भी बहुत क्लोज रिश्ता है। ये सुनकर एक जूनियर ने लंबी सांस ली। सच में मैं कैथरीन को बहुत एनवी करता हूँ। इतनी यंग होकर भी इतने इन्फ्लुएंशियल लोग उसे जानते हैं। मिस्टर गुडमैन को तो हम सिर्फ टीवी और मैगजीन्स में देखते हैं। सोचा भी नहीं था कि कैथरीन उनको जानती होगी। एग्जैक्टली, मैं भी जालस हूँ और इम्प्रेस भी, किसी ने बीच में कहा। पैडी का असली मकसद तो था कि लोग कैथरीन और रिचर्ड के रिश्ते पर शक करने लगे कि शायद कंपटीशन में उसकी जीत क्लीन नहीं थी। पर हुआ उल्टा। कोई शक नहीं कर रहा था, सब तो कैथरीन की और तारीफ करने लगे और उसके कॉन्टैक्ट से इम्प्रेस भी। ये सोचकर पैडी गुस्से में पांव पटकता हुआ उठा। उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि लोग कैथरीन की तारीफ कर रहे हैं, उस लड़की की जिसे वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्ट मानता था। इसमें एनवी करने लायक है ही क्या? वो सोच रहा था, अगर वो थोड़ी सी गुड लुकिंग ना होती तो उसे ये मौके कहाँ मिलते। गुस्से में चलते हुए पैडी का इरिटेशन बढ़ता जा रहा था। तभी उसके फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया। मैसेज पढ़कर वो पहले कंफ्यूज्ड हुआ, फिर 2-3 बार पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। सच हमेशा कुछ लोगों को ही दिखता है, उसने सोचा। मैं अकेला नहीं हूँ जो कैथरीन से नफरत करता है। जिसने ये मैसेज भेजा है वो भी उसे पसंद नहीं करता। पैडी ने रिप्लाई किया और फोन वापस जेब में रख दिया। अब उसका मूड काफी बेटर था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वेकेशन खत्म होते ही कैथरीन बाकी सबके साथ होटल लौट आई। अगले दिन कंपटीशन का दूसरा राउंड था और मार्शल ने उसे मैसेज किया कि वो होटल के डाइनिंग एरिया में डिनर और डिस्कशन के लिए आ जाए। मार्शल हमेशा उसे काफी फ्रीडम देता था, इसलिए कैथरीन उसकी बात मान लेती थी। वो टाइम पर पहुंच गई। डिनर टाइम था और डाइनिंग हॉल अभी भी काफी भीड़-भाड़ वाला था। कैथरीन को देखते ही एमन ने हाथ हिलाकर आवाज दी, कैथरीन इधर। उसका नाम सुनते ही माहौल एकदम बिजली की तरह चटक गया। हर कोई दरवाजे की तरफ देखने लगा, लेकिन कैथरीन बिल्कुल काम रही। उसके चेहरे पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। कैथरीन उनकी तरफ चली और एमन ने पहले से उसकी सीट अरेंज कर रखी थी। जैसे ही वो पहुंची उसने कुर्सी खींच दी। कैथरीन, सुना तुम लोग सी पर घूमने गए थे, मजा आया? नॉट बैड, वो बेपरवाही से बोली। बाकियों को भले ये ठंडा लगे, पर एमन जानता था कि कैथरीन का ये भी एक तरह का रिस्पेक्ट है। किसी और को तो वो देखती भी नहीं। कैथरीन ने अभी डिनर नहीं किया था, इसलिए मार्शल ने उसके लिए खाना परोसा। खाओ, इसके बाद हम मीटिंग रूम में जाकर कल की प्लानिंग डिस्कस करेंगे। गॉट इट, सबने एक साथ कहा। अचानक कैथरीन, सबकी नजर घूमी तो पैडी हाथ में ग्लास लिए उसकी तरफ आ रहा था। एमन ने उसे घूर कर कहा, तू तो कैथरीन को हमेशा नीचा दिखाता है, अब इतना प्यारा बनकर क्यों आ रहा है? क्या चाल है? पैडी ने उसे गुस्से से देखा। दफा हो जाओ, मैं कैथरीन से माफी मांगने आया हूँ। प्रोफेसर लिंच ने मुझे समझाया, इसलिए मैं अपोलोजाइज करने आया हूँ। कंपटीशन है, इसलिए अल्कोहल नहीं दूंगा। ये ड्रिंक ही सिंबॉलिक अपॉलजी समझ लो। कैथरीन आराम से अपना खाना खाती रही जैसे पैडी वहां है ही नहीं। पैडी ग्लास पकड़े खड़ा रहा। माहौल अजीब तरह से हैवी हो गया। उसकी शक्ल पल पल काली पड़ती जा रही थी। आसपास बैठे लोग क्रिंज कर रहे थे। एमन और बाकी सब तो अंदर ही अंदर बोल रहे थे, बिल्कुल सही किया कैथरीन ने। आखिर मार्शल को दखल देना पड़ा। कैथरीन, हम सब एक ही स्कूल से हैं, कम से कम प्रोफेसर लिंच की रिस्पेक्ट के लिए। मार्शल को पैडी या फर्गस से डर नहीं था, बस वो नहीं चाहता था कि कैथरीन अनावश्यक दुश्मन बनाए। दुनिया में बुरे लोगों से भिड़ना हमेशा खतरनाक होता है। मार्शल की बात पर कैथरीन ने पैडी की तरफ देखा, उसका ड्रिंक उठाया और एक ही बार में खत्म कर दिया।
फिर ग्लास टेबल पर रख दिया बिना एक शब्द बोले। थैंक यू प्रोफेसर हार्टली, पैडी ने धीरे से कहा और मुड़ गया। लेकिन जैसे ही वो पलटा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डिनर खत्म होते ही मार्शल ने कहा कि अब मीटिंग रूम चलते हैं। सब उठने वाले थे कि अचानक कैथरीन रुक गई। तुम लोग जाओ, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। सबने नॉर्मल समझकर बात छोड़ दी। कैथरीन को अचानक पेट में हल्की सी तकलीफ महसूस हुई और वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने कदम अंदर रखकर दरवाज़ा बंद किया, वो ब्राइट वॉशरूम अचानक पूरी तरह डार्क हो गया और ठीक उसी पल एक तेज चक्कर उसकी आंखों पर छा गया। उसे खड़े रहना तक मुश्किल हो गया। अंधेरा, और वो डगमगा गई। नाइट विजन गॉगल्स पहने दो काले कपड़ों वाले आदमी अंधेरे में भी सब कुछ साफ देख पा रहे थे। उनके बॉस ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी, वो लड़की सिर्फ लड़ाई में ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, दिमाग से भी बहुत तेज है। जरा सी ढील मत देना। धीरे धीरे उन्होंने रेस्टरूम का दरवाज़ा उचकाकर खोला। अंदर एकदम पिच ब्लैक अंधेरा था और उनकी टारगेट कैथरीन टॉयलेट के पास बेहोश पड़ी थी, बिल्कुल निश्चुप। एक आदमी ने इशारा किया कि दूसरा जाकर उसे बाहर खींच लाए, क्योंकि दवाई का असर उसे पूरी तरह बेहोश कर चुका था। लेकिन जैसे ही उसका साथी कैथरीन को उठाने झुका, वो अचानक वहीं फ्रीज हो गया। अल्फा, क्या हुआ? उठाओ उसे, उसने कई बार आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं। चिढ़कर वो उसके पास गया, सोचा शायद कुछ सुना नहीं या अचानक तबीयत खराब हो गई। उसने साथी के कंधे पर हाथ रखा, हल्का सा धक्का दिया और उसी पल उसका साथी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिना समय गंवाए नजर ऊपर उठाए कैथरीन की तरफ, और तभी उनकी आंखें मिली। कैथरीन की ठंडी बर्फ जैसी नजर ने उसके पूरे शरीर में सनसनी दौड़ा दी। वो कुछ समझ पाता उससे पहले एक तेज हवा का झोंका और अगले ही पल उसका दिमाग काला पड़ गया। वो भी जमीन पर गिर चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोनों हमलावरों को गिरा देखकर कैथरीन धीरे धीरे उठी, दीवार का सहारा लेती हुई। उसके सिर में अभी भी तेज चक्कर आ रहे थे। पता नहीं उन्होंने कौन सी दवा दी थी, असर बहुत ही खतरनाक था। ये दोनों साधारण गुंडे कुछ नहीं थे। अगर दोनों एक साथ हमला करते तो उसकी हालत शायद और भी खराब हो जाती। इसीलिए कैथरीन ने बेहोश होने का नाटक किया था, ताकि वो लोग निश्चिंत हो जाएं और फिर वो उन्हें पलटकर गिरा सके। रोनन और बाकी लोग पहुंचे तो कैथरीन अब भी दीवार के सहारे खड़ी थी। उसे देखते ही ब्रैंडन दौड़कर आया और उसे पकड़ लिया। कैथरीन, कैसी हो तुम? कैथरीन कुछ कहना चाहती थी, पर उसका गला जैसे बंद था, आवाज ही नहीं निकल रही थी। ये देखकर ब्रैंडन ने एक पल भी न गंवाया, उसे अपनी बाहों में उठाया और वहां से ले गया। रोनन ने जमीन पर पड़े दोनों आदमियों को देखा और गुस्से से उसका खून उबल पड़ा। साले हरामजादे, कैथरीन पर हाथ उठाया, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। विदौल ने तुरंत उसे रोका, वरना रोनन उन्हें वहीं मार डालता। रोनन, शांत हो जाओ, जो करना है करो, पर इन्हें जिंदा रखना जरूरी है। ये मामला सिंपल नहीं है, इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, उसे ढूंढना होगा। रोनन की सांसें भारी थीं, पर विदौल की बातों से उसका गुस्सा थोड़ा काबू में आया। ज़ोब, तुम रोनन के साथ रहो और इन दोनों को लेकर निकलो। कॉनी और मैं हॉस्पिटल जा रहे हैं, विदौल ने कहा। ज़ोब ने सिर हिलाया, उसे भी कैथरीन की चिंता थी, लेकिन सच जानना उससे भी ज्यादा जरूरी था। रोनन, चलो, उसने कहा। वे दोनों उन दो आदमियों को लेकर जा ही रहे थे कि सामने से फ्रांसिस और उसके लोग रास्ता रोककर खड़े हो गए। रोनन ने उसे घूरते हुए कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें? मूड ऑलरेडी खराब है, अगर पंगा लिया तो पछताओगे। रोनन का लहजा किसी धमकी से कम नहीं था। फ्रांसिस भी पीछे हटने वाला नहीं था, पर तभी पैक्सटन वहां आ गया। वो दोनों के बीच खड़ा हुआ और फ्रांसिस के कंधे पर हाथ रखा। फ्रांसिस थोड़ा पीछे हटा। पैक्सटन ने रोनन से कहा, काम डाउन, बॉस ने आदेश दिया है, इन दोनों को हम संभालेंगे। बिलीव मी, तुम्हें जवाब मिलेगा। शायद हॉस्पिटल में तुम्हारी जरूरत है, ब्रैंडन को संभालना आसान नहीं होगा। ये सब मिस स्वॉन के लिए है। ज़ोब गुस्से में थी, लेकिन पैक्सटन की बात गलत नहीं थी। ब्रैंडन फ्यूरियस था और मास्टरमाइंड को ढूंढने के लिए उसकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी थी। ज़ोब ने रोनन के कान में कुछ फुसफुसाया। रोनन ने गुस्से में उन आदमियों को जमीन पर फेंक दिया और पैक्सटन को घूरते हुए बोला, बेटर डू योर जॉब,
वरना मैं तुम्हारी इज्जत नहीं रखूंगा, पैक्सटन ने गंभीर चेहरे से कहा। डोंट वरी, रोनन और ज़ॉबा वहां से निकल गए। उनके जाते ही पैक्सटन ने दोनों हमलावर फ्रांसिस को सौंपे और खुद हॉस्पिटल की तरफ भागा। कैथरीन ब्रैंडन की दुनिया थी और अगर उसे कुछ हुआ तो हालात बहुत खतरनाक हो सकते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हॉस्पिटल में अचानक बड़े बड़े लोगों का जमावड़ा लग गया। डायरेक्टर खुद डॉक्टर्स की टीम लेकर भागते हुए आया। मिस्टर डंकन, आप खुद यहाँ? डायरेक्टर ने मुस्कुराकर पूछा, लेकिन ब्रैंडन ने उसे देखा तक नहीं। पैक्सटन आगे बढ़ा और डायरेक्टर को कुछ कदम पीछे रोका। मिस्टर डंकन की फियांसी घायल है, हमें आपकी पूरी कोऑपरेशन की जरूरत है। डायरेक्टर तुरंत बोला, बिल्कुल, हम पूरा प्रयास करेंगे। तभी ट्रीटमेंट रूम का दरवाजा खुला। सबसे आगे कॉनी थी, व्हाइट कोट में, और उसके पीछे हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के टॉप एक्सपर्ट्स। ब्रैंडन की आंखों में ठंडी तेज चमक उठी। उसने एक कदम आगे बढ़ते ही कॉनी की ओर ऐसे देखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या हालत है? ब्रैंडन की आवाज बर्फ जैसी थी। कॉनी ने माथा सिकोड़कर कहा, कैथरीन को एक न्यूरोटॉक्सिन दिया गया है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। डिटॉक्स में समय लगेगा। ये सुनते ही ब्रैंडन का चेहरा और काला पड़ गया। कमरे की हवा तक भारी हो गई। कोई हिम्मत नहीं कर रहा था जोर से सांस लेने की भी। मार्शल अभी पहुंचा ही था और उसने तुरंत कहा, न्यूरोटॉक्सिन, प्रोफेसर लिंच को बुलाएं, उनका रिसर्च इसी पर आधारित है। कॉनी ने सिर हिलाया, यस, वो मदद कर सकते हैं। ब्रैंडन ने पैक्सटन की ओर देखा और पैक्सटन ने तुरंत आदेश समझ लिया। बॉस, मैं अभी प्रोफेसर लिंच को लेकर आता हूँ। फर्गस को जैसे ही मैसेज मिला वो तुरंत अस्पताल पहुंच गया। वो न्यूरोटॉक्सिन्स पर गहराई से रिसर्च कर चुका था, लेकिन कैथरीन के शरीर से निकाले गए वायरस सैंपल को देखकर उसने साफ कह दिया उसने ऐसा वायरस कभी नहीं देखा था। जरा सा भी वैल्यू बदल जाए तो टॉक्सिन का असर बदल जाता है। कैथरीन को होश में लाने और उसके अंदर की जहर को न्यूट्रल करने के लिए सबसे पहले हमें इस वायरस की स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स को पूरी तरह समझना होगा, तभी इसका काउंटर मिल पाएगा, फर्गस ने समझाया। ये सब करने में कितना टाइम लगेगा? मार्शल की आवाज में बेचैनी थी। उसकी आंखों में कैथरीन की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। फर्गस कुछ देर सोचकर बोला, कम से कम 3 दिन। 3 दिन? मार्शल की भौहें सिकुड़ गईं, दिल में बेचैनी और बढ़ गई। एमन, जो मार्शल के साथ दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा था, बड़बड़ाया, तो कल का मैच कैथरीन तो मिस कर देगी। बाइक कप उसके जैसे अनगिनत बच्चों का सपना था और कैथरीन का इस तरह बाहर होना बेहद अफसोस की बात थी। हाय, मार्शल ने भारी सांस छोड़ी। अभी इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। सबसे पहले उसे होश में लाना है। मार्शल ने फर्गस को तीखी, उम्मीद भरी नजर से देखा। फर्गस, वो मेरी बेस्ट स्टूडेंट है। इस बार तुम अपना पूरा जोर लगा देना। इसे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक कर्ज समझो। आगे कभी भी मेरी जरूरत पड़े बस बोल देना। मार्शल ने जिंदगी में पहले कभी किसी से कुछ नहीं मांगा था, लेकिन कैथरीन के लिए वो कुछ भी कर सकता था। फर्गस ने सहज आवाज में कहा, मार्शल, इतने सालों की दोस्ती में ये सब कहने की जरूरत नहीं। कैथरीन मेरी भी स्टूडेंट है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। बातचीत खत्म होने के बाद मार्शल उसे देखने वार्ड में जाना चाहता था, लेकिन दरवाजे पर खड़े ब्लैक सूट वाले गार्ड्स ने रास्ता रोक दिया। उनका रवैया कड़ा था पर बेहद विनम्र। सॉरी प्रोफेसर हार्टली, मिस्टर डंकन ने आदेश दिया है। मिस स्वॉन के बेहोश रहने के दौरान किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये सुनते ही एमन भड़क गया। कुछ बोलने ही वाला था कि मार्शल ने उसे रोक दिया। ये वक्त बहस का नहीं है। कैथरीन को आराम करने दो। तुम वापस जाकर अपने टीममेट्स के साथ प्रैक्टिस करो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। समझे? गुस्सा होते हुए भी एमन ने मार्शल की बात नहीं टाली। यस प्रोफेसर हार्टली। मार्शल धीरे धीरे मुड़ा, गहरी सांस ली। कैथरीन पर छिपे हुए वार ने उसे अंदर तक हिला दिया था। कंपटीशन के सबसे क्रिटिकल समय पर ऐसा होना, ये किसी की सोची समझी साजिश जैसी लग रही थी। शुरू में कैथरीन इस कंपटीशन में आना ही नहीं चाहती थी, मार्शल ने ही उसे मनाया था। और अब उसे इस हालत में देखकर मार्शल के दिल में बेचैनी और ग्लानि दोनों थी। अगर कैथरीन को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। हाथ पीछे बांधे झुके हुए कंधों के साथ मार्शल धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल में ऐसी थकान थी जैसे वो एक ही पल में कई साल बूढ़ा हो गया हो।
उसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। वार्ड के अंदर ब्रैंडन बेहद नरमी से कैथरीन के माथे पर हाथ फेर रहा था, उसके बाल सुलझा रहा था। कैथरीन शांति से लेटी थी, चेहरा गुलाबी, मासूम, मानो किसी गहरी नींद में हो, पर चाहे जितनी भी बार ब्रैंडन उसे पुकारता, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। पैक्सटन जब कमरे में दाखिल हुआ, उसने ब्रैंडन की आंखों में सिर्फ और सिर्फ प्यार देखा और उसके दिल में एक कसक उठी। ब्रैंडन, जो आमतौर पर दर्द सहकर भी आवाज तक नहीं निकालता, आज टूटने के कगार पर था। पैक्सटन ने खुद को संभाला और धीरे से रिपोर्ट दी, बॉस, हमें कुछ जानकारी मिली है। पैक्सटन की आवाज सुनते ही ब्रैंडन उसकी ओर मुड़ा। अभी कुछ देर पहले जो आंखें नर्म थीं, अब उनमें उबलता हुआ गुस्सा था। वो आराम कर रही है, बाहर चलकर बात करो। दोनों बाहर आए, हॉलवे खाली करवा दी गई। इस फ्लोर पर अब सिर्फ कैथरीन का वार्ड था, बाकी सब खाली। पैक्सटन ने रिपोर्ट जारी रखी, बॉस, रोनन ने पैडी मैक्लॉफ्लिन को पकड़ लिया है। उसने कबूल किया कि उसने मिस स्वॉन को जहर दिया, पर टॉक्सिन किसी और ने उसे भेजा था। एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए उसे इंस्ट्रक्ट किया गया था कि कैथरीन को ये पिलाना है। पैडी पूरी तरह से मोहरा बन चुका था, उसे खुद भी नहीं पता था कि वो किसी और के जाल में फंस गया है। और वो 2 असासिन्स, उन्होंने भी कन्फेस कर दिया। उन्हें पैसे दिए गए थे। मास्टरमाइंड ने उन्हें वार्न किया था कि मिस स्वॉन बहुत स्किल्ड है, इसलिए एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी होगी। ये सारी बातें एक ही दिशा में इशारा कर रही थीं। कैथरीन पर हमला करने वाला उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। वो ये भी जानता था कि पैडी उससे नफरत करता है, ये भी कि साधारण जहर उस पर काम नहीं करेगा, इसीलिए न्यूरोटॉक्सिन चुना गया। और एहतियात के तौर पर जहर के बाद भी 2 हत्यारे भेजे गए ताकि काम पूरा हो जाए। ये योजना नफरत से नहीं, दुश्मनी से भरी थी। एक ही मकसद था, कैथरीन को खत्म कर देना। ब्रैंडन ने अपनी उफनती हुई आग को गले में निगलते हुए आदेश दिया, उसे ढूंढो। सिर्फ इतना कहा, पर आवाज में छिपा दर्द किसी भी इंसान को हिला दे। पैक्सटन के पैरों में हल्की सी कांप थी। बॉस, आप फिक्र मत करें, हम जरूर उस शख्स को ढूंढ निकालेंगे जिसने मिस स्वॉन को नुकसान पहुंचाया। इसी बीच लैबोरेटरी से कॉनी बाहर आई। कॉरिडोर में ब्रैंडन को देखकर उसकी सांस थम गई। उसके आसपास फैली भयावह खामोशी ने उसे सहने पर मजबूर कर दिया। मिस्टर डंकन, मैं कैथरीन की दवा लेने आई थी। न्यूरोटॉक्सिन का पूरा एंटीडोट तो अभी डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन ये दवा टॉक्सिन की आगे की डैमेज को रोक देगी। ब्रैंडन ने हल्का सा सिर हिलाया। पैक्सटन ने दरवाज़ा खोलकर कॉनी को अंदर जाने दिया। दवा देकर लौटने के बाद कॉनी वापस लैबोरेटरी पहुंची। फर्गस अब भी माइक्रोस्कोप के सामने झुका हुआ काम कर रहा था। उसे देखते ही उसने पूछा, दवा दे दी? जी प्रोफेसर लिंच, क्या हम रिसर्च थोड़ा फास्ट कर सकते हैं? कॉनी की आवाज़ भारी हो गई थी। फर्गस ने निराशा भरी सांस ली। मुश्किल है, एक्सपेरिमेंट का रिएक्शन दिखने में टाइम लगता है। 3 दिन, यही सबसे कम टाइम है जो मैं दे सकता हूँ। इससे कम करना बहुत कठिन है। कॉनी ने सिर झुका लिया, आंखों में बेबसी थी। थैंक यू प्रोफेसर लिंच, फर्गस ने हल्की मुस्कान दी। बस कैथरीन ठीक हो जाए, यही काफी है। कंपटीशन का दूसरा राउंड ऑफिशियली शुरू हो चुका था और इस राउंड में सिर्फ 3 टीमें ही जीतकर आगे निकल सकती थीं। जो भी टीमें जीतती, उन्हें फाइनल राउंड में जगह मिलती, जहां उन्हें पिछले साल के चैंपियन से अल्टीमेट जीत के लिए भिड़ना था। पूरे कंपटीशन में स्टायर टीम सबसे ज्यादा मशहूर और हाईलाइट में रही। भले ही उन्होंने सिर्फ 2 टीमें भेजी हों, लेकिन दोनों ही दूसरे राउंड तक पहुंच गई थी। ये उनकी ताकत, स्किल और रेप्यूटेशन सब साबित करता था। कंपटीशन शुरू होने से पहले स्टायर टीम के मेंबर्स बैकस्टेज लाउंज में फाइनल प्रिपरेशंस कर रहे थे। एमन ने दरवाजे की तरफ देखते हुए पूछा, प्रोफेसर हार्टली, कैथरीन नहीं आ पाएगी, राइट? मार्शल ने भारी सांस ली। हाय, वो अभी भी हॉस्पिटल में है। अब से आपको ही पूरी सीरियसनेस के साथ लड़ना है। कोई ऐसी गलती मत करना जिससे उसको शर्म आए। एमन की आंखों में मायूसी साफ थी। कैथरीन हमेशा उनके लिए चमत्कार करती आई थी और उसने सोचा था कि इस बार भी वही होगा। लेकिन इस बार मिरेकल नहीं हुआ। फर्गस एंटीडोट की रिसर्च में व्यस्त था, इसलिए वो टीम को लीड नहीं कर सकता था। मार्शल को ही दोनों तरफ की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ रही थीं। मार्शल की टीम की तरह फर्गस की टीम भी एक मेंबर कम थी, क्योंकि पुलिस पैडी को ले गई थी। लेकिन पैडी उनकी टीम का कोई सदस्य नहीं था। सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स के साथ भी उनकी जीत की संभावना अच्छी थी।
कैथरीन की हालत ऑफिशियली रिवील नहीं हुई थी, लेकिन दुनिया में कोई बात छुपती कहाँ है। पैडी को अचानक पुलिस ले गई तो लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि शायद उसका कैथरीन की हॉस्पिटलाइजेशन से कोई कनेक्शन है और इसी वजह से कैथरीन कंपटीशन में नहीं आ पाई। इसीलिए पैडी की टीम में कोई शिकायत नहीं थी। सब जानते थे फर्गस कैथरीन का इलाज कर रहा है, और अगर पैडी सच में किसी अपराध में शामिल था तो फर्गस पर भी जिम्मेदारी आती। जब टाइम पूरा हुआ, वेन्यू की बेल गूंजी और मार्शल टीम को लेकर लेबोरेटरीज की ओर बढ़ गया। पर मिरेकल अब भी नहीं हुआ। कैथरीन अब भी हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी, एंटीडोट बनने का इंतजार करती हुई। फर्गस के स्टूडेंट्स वेन्यू से अपडेट्स उसे फोन पर भेजते जा रहे थे। फर्गस लगातार मार्शल की टीम की प्रोग्रेस पर नजर रख रहा था। जब उसने देखा कि कैथरीन की जगह किसी सब्स्टिट्यूट को भेजा गया है तो उसके चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि उभरी। वो मुस्कुराते हुए वापस लैबोरेटरी में गया। कॉनी, मैंने एंटीडोट की एक और बैच तैयार की है। ये न्यूरोटॉक्सिन्स को पूरी तरह साफ तो नहीं करेगा, लेकिन शायद कैथरीन को जल्दी जगाने में मदद करे। इसे तुरंत भेजो, ट्रायल करना जरूरी है। कॉनी की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। ये बहुत अच्छी खबर है प्रोफेसर लिंच, मैं अभी कैथरीन तक पहुंचा देती हूँ। फर्गस ने रिएजेंट उसे थमाया। कॉनी के जाते हुए कदमों को देखते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। कंपटीशन आधा हो चुका था। कैथरीन अभी जाग भी जाती तो भी वो समय पर वेन्यू नहीं पहुंच पाती। लेकिन असली कहानी तो कैथरीन के उठते ही शुरू होने वाली थी। 1 घंटे बाद फर्गस ने अपने टूल्स समेटे और कैथरीन की हालत देखने हॉस्पिटल पहुंचा। लेकिन वार्ड में पहुंचते ही वो ठिठक गया। कमरा पूरी तरह खाली था। दरवाजे पर खड़ा गार्ड तक गायब था। उसने पास से गुजरती एक नर्स को रोका। इस रूम की पेशेंट कहाँ है? नए मेडिसिन देने के बाद मरीज की हालत अचानक बिगड़ गई। वाइटल साइंस लगातार गिरते रहे। अभी वो क्रिटिकल में है, उन्हें इमरजेंसी रूम ले जाया गया है, नर्स ने बताया। ये सुनते ही फर्गस डर और सदमे में जम सा गया। जो दवा कैथरीन को जगाने के लिए बनाई गई थी वही उसे क्रिटिकल कैसे कर गई? क्या डोसेज में गलती हो गई या ज्यादा मात्रा में दे दिया गया? उसके दिमाग में सवाल ही सवाल थे। वो भागता हुआ इमरजेंसी रूम के दरवाजे तक पहुंचा। वहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे, सबके चेहरे पर भारी चिंता। फर्गस को देखते ही रोनन उसकी तरफ दौड़ा और उसकी कॉलर पकड़कर गुर्राया। तुमने कैथरीन को क्या दिया था? आखिर किया क्या है तुमने? रोनन के तेवर बताते थे कि वो उसे अभी यही मार देगा। बाकियों ने दौड़कर रोनन को पकड़ा और पीछे खींचा। फर्गस बमुश्किल उससे छूटा और एक तरफ बैठकर जोर से खांसने लगा। रोनन ने सच में उसे लगभग गला दबा दिया था। पैक्सटन पानी की बोतल लेकर आया। प्रोफेसर लिंच, आप ठीक हैं? फर्गस ने पानी पिया, सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। कैथरीन कैसी है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही रोनन फिर भड़क गया। देखना चाहते हो? मैं तुम्हें उसकी तरफ देखने भी नहीं दूंगा। अगर अंदर जाना है तो पहले मेरी लाश पर से गुजरना। पैक्सटन ने तुरंत बीच बचाव किया। प्रोफेसर लिंच, रोनन अभी बहुत अपसेट है। हम जानते हैं आपकी गलती नहीं है, पर वो सुनने की हालत में नहीं है। आप थोड़ा रुक जाएं। जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं खुद बताऊंगा। रोनन की आंखों में भरे गुस्से ने फर्गस को पूरी तरह डरा दिया। उसने पैक्सटन की बात मान ली। ठीक है, मैं लाउंज में जा रहा हूँ। कोई भी खबर मिले मुझे तुरंत बताना। I'll walk you, पैक्सटन ने कहा और उसे लाउंज तक छोड़ आया। लाउंज में पहुंचकर फर्गस बिस्तर पर लेट गया। वो बस थोड़ा आराम करना चाहता था, पर उसके गले और गर्दन का दर्द उसे रोनन की बेरहमी याद दिला रहा था। तूने तो सच में सारी हदें पार कर दी रोनन, एक दिन तुझे सबक सिखाऊंगा, उसने मन में बड़बड़ाया। उधर बाइक कप के वेन्यू पर स्पेक्टेटर्स बेचैन होने लगे। कैथरीन के न आने से सब निराश थे। सब उसे फिर से चमकते हुए देखना चाहते थे, बट वो न दिखाई दी, न उसकी टीम पहले जैसा प्रदर्शन कर पाई। इस राउंड में स्टायर टीम के सामने वाले कंपेटिटर्स जॉविल टीम जितने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन वो वर्ल्ड क्लास टीम थी, टॉप लेबोरेटरीज द्वारा स्पेशली चुनकर भेजी गई। कैथरीन के बिना स्टायर टीम कैसे जीतती? जैसे जैसे दोनों टीमों के बीच मुकाबला आगे बढ़ा, स्टायर टीम स्पष्ट रूप से पीछे होती जा रही थी। कई लोग तो ये तक कहने लगे, लगता है इस बार स्टायर टीम की हार तय है। प्रतियोगिता बेहद टफ थी। पहले हाफ में कुछ टीमों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया, लेकिन दूसरे हाफ में पूरा गेम ही पलट गया।
जैसे फर्गस की टीम, पहले हाफ में उन्होंने मुश्किल से मुश्किल सवाल फटाफट हल कर दिए थे, पास वाली टीम से कहीं तेज। लेकिन दूसरे हाफ में उनकी स्पीड अचानक गिर गई और बाकी टीमें उन्हें पकड़ने लगीं। खुद को पिछड़ता हुआ देखकर फर्गस की टीम घबरा गई और उनकी गलतियां बढ़ती चली गईं। मार्शल की टीम की बात करें तो शुरुआत से ही कोई उन पर दांव नहीं लगा रहा था, उनकी स्पीड बहुत धीमी थी। जब बाकी टीमें 2/3 काम पूरा कर चुकी थीं, उन्होंने सिर्फ 1/3 किया था। लेकिन आखिरी पल में सब्स्टिट्यूट की वजह से उनकी टीमवर्क इतनी जबरदस्त हो गई कि उन्होंने स्पीड पलटकर सबसे पहले गेम खत्म कर दिया। बस इतना ज़रूरी था कि उनका कंप्लीशन रेट दूसरों से कम न हो और एरर रेट बाकी टीमों से बेहतर रहे, तभी जीत उनकी होती। हॉस्पिटल में फर्गस अभी जागा था कि उसके स्टूडेंट का कॉल आ गया। उसे लगा कोई अच्छी खबर होगी, इसलिए मुस्कुराते हुए उसने फ़ोन उठाया। कैसा रहा? क्या हम जीत गए? उसने पूछा। जीत गए, स्टूडेंट ने कहा। फर्गस की भौहें सिकुड़ गईं। अरे बेवकूफ़, अगर जीत गए तो ऐसे दुखी क्यों लग रहे हो? खुश नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर लिंच, जीत हमारी टीम ने नहीं, प्रोफेसर हार्टली की टीम ने। क्या? फर्गस को यकीन नहीं हुआ। थोड़ा कांपते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? कैथरीन तो कंपटीशन में उतरी ही नहीं। मार्शल की टीम कैसे जीत गई? स्टूडेंट ने जवाब दिया, मार्शल की टीम में जो सब्स्टिट्यूट था वो कैथरीन जितना ही टफ निकला। शुरुआत में वो काफ़ी पीछे थे, लेकिन बाद में सबको पकड़कर जीत गए। ये सुनते ही फर्गस के कानों में एक अजीब सी घंटी बजने लगी और दिल में तेज दर्द उठा। प्रोफेसर लिंच, आप सुन रहे हैं? स्टूडेंट ने घबराकर पूछा। फर्गस कुर्सी पर स्तब्ध बैठा रहा, सीने पर हाथ रखे, चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। कुछ देर बाद होश आया तो फ़ोन ज़मीन से उठाया। उसे जानना था कि आखिर हुआ क्या है। लाउंज से बाहर निकलते ही उसकी टक्कर पैक्सटन से हो गई। पैक्सटन बोला, प्रोफेसर लिंच, सही टाइम पर मिल गए। मैंने सोचा आप अभी भी सो रहे होंगे। फर्गस ने उलझे हुए चेहरे से पूछा, क्या बात है? पैक्सटन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी खबर, मिस स्वॉन होश में आ गई हैं। अभी ऑपरेशन रूम से बाहर आए हैं और अपने कमरे में हैं। आप उन्हें मिलने के लिए बेचैन होंगे, है ना? फर्गस असल में होटल जाकर प्रतियोगिता की स्थिति देखने की जल्दी में था, पर पैक्सटन के सवाल ने उसे रोक दिया। उसे सिर हिलाना पड़ा। हाँ, मैं कैथरीन को लेकर इतना परेशान था कि ठीक से सो नहीं पाया। थोड़ी देर आराम करके उठा हूँ, अभी जा रहा हूँ उसे देखने। पैक्सटन बोला, तो चलिए। फर्गस ने हल्की सी मुस्कान दी और उसके पीछे पीछे कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में भीड़ थी और कैथरीन अस्पताल के बेड पर बहुत कमज़ोर और पीली पड़ी थी। जैसे ही उसने नज़र उठाए और फर्गस को देखा, वह बोली, प्रोफेसर लिंच। सबकी नज़रें फर्गस पर चली गईं। वह मुस्कुराते हुए कैथरीन के पास पहुंचा। कैसा महसूस हो रहा है, कैथरीन? काफ़ी बेहतर। मेरे लिए एंटीडोट बनाने के लिए थैंक यू, प्रोफेसर लिंच। कैथरीन की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। फर्गस हमेशा सोचता था कि कैथरीन बहुत घमंडी है, उससे बात भी नहीं करती। उसका इस तरह बोलना उसके लिए नया था। तुम मार्शल की सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हो। तुम्हें बचाना मेरा काम भी है और जिम्मेदारी भी। थैंक यू की जरूरत नहीं। कैथरीन को जागा देखकर फर्गस बेसब्र हो गया एंटीडोट की प्रभावशीलता चेक करने के लिए। अब जब तुम होश में हो, इसका मतलब दवा ने काम किया। मैं अब नर्स से तुम्हारा ब्लड टेस्ट करवाता हूँ ताकि न्यूरोटॉक्सिन को पूरी तरह न्यूट्रलाइज करने का तरीका जल्दी ढूंढ सकूं। कैथरीन ने हल्के से सिर हिलाकर हामी भरी। ब्लड सैंपल मिलते ही फर्गस थोड़ा एक्साइटेड हो गया, लेकिन खुद को ज्यादा खुश दिखने से रोक रहा था। कैथरीन, मार्शल तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। मैं उसे निराश नहीं कर सकता। तुम आराम करो, मैं लैब जा रहा हूँ। शो, थैंक यू, प्रोफेसर लिंच। जैसे ही फर्गस बाहर निकला, कमरे से बाहर कदम रखते ही कैथरीन की शांत आंखें अचानक ठंडी पड़ गईं। उसके पास बैठे ब्रैंडन ने उसके फीके चेहरे को हल्के से छुआ और नर्म आवाज में बोला, इस बार मुझे करने दो, ओके? कैथरीन ने उसकी ओर देखा और ब्रैंडन बिना शब्दों के ही सब समझ गया। उसकी पूरी जिंदगी में सिर्फ कैथरीन ही थी जो उसे उसकी ईगो निगलने पर मजबूर कर देती थी। ठीक है, छोड़ता हूँ तुम्हारे हवाले, लेकिन ये वादा करो कि दोबारा खुद को चोट नहीं पहुंचाओगी, नहीं तो मैं कुछ भी कर बैठूंगा। ब्रैंडन ने सिर झुकाकर कैथरीन का गर्म हाथ अपनी ठंडी होंठों पर रखा। जब कैथरीन उसकी बाहों में बेहोश हुई थी, वो घबराहट वो किसी से कह नहीं सकता था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था।
किसी और को समझ नहीं आ सकता कि उसने क्या महसूस किया, जैसे उसकी धड़कन ही रुक गई हो। वो नहीं चाहता था कि कैथरीन फिर किसी खतरे से गुजरे। काश ये सब उसके साथ हुआ होता, कैथरीन के साथ नहीं। कैथरीन जानती थी कि ब्रैंडन कितना अद्भुत इंसान है, लगता था वो कुछ भी कर सकता है। उसे पहली बार इतना झुका हुआ देखकर उसके दिल में दर्द उठा। उसने धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा, जो थोड़े सख्त और चुभने वाले थे, फिर भी उसे बहुत पसंद थे। ठीक है, दोबारा नहीं होगा, कैथरीन ने वादा किया। ब्रैंडन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी बुझी हालत एक पल में गायब हो गई और उसकी जगह एक शरारती, चुलबुली सी मुस्कान आ गई। सुना है, किसी मर्द के सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए, बैड लक आती है। कैथरीन चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे टाइम पर ऐसी बात करेगा। वो जवाब देती उससे पहले ही ब्रैंडन हंसकर बोला, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी तो जितना चाहे सिर छू लेना। ये कहकर वो अपना सिर उसकी ओर झुका देता है। उसका ये बेफिक्र अंदाज देखकर कैथरीन हल्के से हंसी। ब्रैंडन, किसी ने कभी बताया है कि तुम बहुत थिक स्किन्ड हो? ब्रैंडन मुस्कुराया, उसे बाहों में भरते हुए बोला, नहीं, पर अब तुमने बता दिया, और हमेशा के लिए सिर्फ तुम ही बताओगी। उसने मन ही मन सोचा। एमन आगे बढ़ने वाली लिस्ट देखकर कुछ पल के लिए यकीन ही नहीं कर पाया। उन्होंने सच में जीत लिया। पिछली बार की तरह कोई शक, कोई सवाल, इस बार किसी ने स्टायर टीम की ताकत पर उंगली तक नहीं उठाई। मुकाबला बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ा। स्टायर टीम ने एडवांस होकर चैंपियन टीम को चुनौती देने वाले थे। मार्शल को देखते ही एमन उसके पास दौड़कर आया। प्रोफेसर हार्टली, आपने मालन को देखा है? मार्शल ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? मैच खत्म होने के बाद से वो दिखा ही नहीं। अपने जूनियर ब्रदर मालन प्रैट का नाम लेते ही एमन की आंखें चमक उठी। प्रोफेसर हार्टली, हमारी टीम वाकई कमाल है। हर तरह की प्रतिभा है हमारे पास। पहले मुझे लगता था कैथरीन सबसे पावरफुल है, पर मालन भी इतना स्ट्रॉन्ग निकलेगा, ये सोचा नहीं था। उसने हम सबको पीछे छोड़ दिया। मार्शल हल्की, ठंडी सी मुस्कान के साथ बोला। मालन बहुत थक गया था। आज उसने उम्मीद से कहीं ज्यादा किया। मैच खत्म होते ही उसने आराम करने की परमिशन मांगी। मैंने उसे होटल भेज दिया है। तुम लोग उसे परेशान मत करना। ओके ओके, समझ गया। आज तो उसने वाकई बहुत मेहनत की है। उसे आराम करने देना चाहिए। मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। मार्शल ने तुरंत कहा, तुम यहाँ ध्यान रखना। मैं कैथरीन को देखने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ये कहते ही वह तेजी से हॉस्पिटल की ओर निकल गया। उसे अब तक पता नहीं था कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है। मामला हर सेकंड उलझता जा रहा था और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भरी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लैब में फर्गस ने कैथरीन का लिया हुआ ब्लड सैंपल टेस्टिंग मशीन में डाल दिया। जब रिपोर्ट सामने आई, उसके चेहरे की छिपी हुई मुस्कुराहट खुलकर बाहर आ गई। उसी वक्त कॉनी अंदर आए और उसे देखकर बोली, प्रोफेसर लिंच, क्या बात है? मैं दूर से ही देख सकती हूँ कि आप काफी खुश हैं। फर्गस की आंखें एक पल को चमकी, फिर वह सामान्य हो गया। मैं कैथरीन के ब्लड का डेटा चेक कर रहा हूँ। न्यूरोटॉक्सिन उसके शरीर में कंट्रोल में है, मतलब मेरा बनाया हुआ एंटीडोट सही काम कर रहा है। इसी बात से खुश हूँ, कॉनी ने प्रभावित होकर कहा। प्रोफेसर लिंच, आप वाकई एक महान मेंटर हैं। कैथरीन आपकी स्टूडेंट भी नहीं, फिर भी आप उसके लिए इतना कर रहे हैं। सच में प्रशंसा योग्य। फर्गस ने गर्व से भौं उठाए। वो स्टाइल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, ये मेरा फर्ज है। शुक्रिया, अब तुम अपने काम पर जाओ। मैं ये डेटा आगे इंडस्ट्री के कुछ लोगों को भेजकर उनकी राय लूंगा। फर्गस जैसे ही गया, कॉनी तुरंत कंप्यूटर की तरफ बढ़ी। हालांकि फर्गस ने डेटा डिलीट कर दिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि कंप्यूटर पहले से ही टैम्पर्ड था। डेटा डिलीट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली एक हिडन मेमोरी कार्ड में सेव हो जाता था। कॉनी ने कार्ड निकाला, डेटा कॉपी किया और लैब को पहले जैसा कर दिया। फर्गस की टेबल को देखते हुए उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान आई। उसने मन ही मन सोचा, तुम हमारे बॉस से लड़ना चाहते हो? अभी बहुत छोटे हो। कैथरीन हमेशा से बहुत सावधान रहती है। तुम तो बस एक मामूली पॉन हो, उसकी नज़र में आने लायक भी नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लैब से निकलकर फर्गस ने यूनिवर्सिटी की कार लेने से मना कर दिया और खुद टैक्सी पकड़कर निकल पड़ा। जब वह तय जगह पहुंचा,
तो वहां वो आदमी मिल गया जो उससे संपर्क में था। बैठते ही फर्गस की भावनाएं फट पड़ी और उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। प्रोफेसर स्टर्लिंग, हमारा समझौता था कि आप मेरी टीम को आगे बढ़ाएंगे और मार्शल की टीम को गिराएंगे। मैंने तो कैथरीन को जहर तक दे दिया, जैसा आपने कहा था। फिर आपने मुझे धोखा क्यों दिया? फर्गस के गुस्से के सामने भी एटिकस पूरी तरह शांत था। उसने अखबार नीचे रखा और ठंडी निगाहों से फर्गस को घूरा। मत भूलो, डील ये थी कि स्टाइल यूनिवर्सिटी से सिर्फ एक ही टीम आगे जा सकती है। फर्गस, तुम ही अपना काम ठीक से नहीं कर पाए और मार्शल की टीम आगे चली गई, अब मुझ पर चीख रहे हो। फर्गस फौरन पलट कर बोला, बिना किसी अपराधबोध के, आपके लोग ही बेकार हैं। कैथरीन ने तो कम्पीट भी नहीं किया, फिर भी आप मार्शल की टीम से हार गए। आप लोग लूजर्स हैं। एटिकस ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, हम लूजर्स? क्या तुम लोग नहीं? तुम्हें तो एग्जाम क्वेश्चंस पहले ही मिल चुके थे, फिर भी फेल हो गए। असली लूजर्स तुम हो। फर्गस के पास कोई जवाब नहीं था। वह मार्शल से आगे निकलना चाहता था ताकि स्टाइल यूनिवर्सिटी में उसकी छाया में न जीना पड़े, लेकिन उसका सपना बुरी तरह टूट चुका था। सालों से मार्शल की रेप्यूटेशन हर चीज में उस पर भारी पड़ती आई थी। लीडर्स उसे ज्यादा महत्व देते, प्रमोशंस उसे पहले मिलते, बड़े इवेंट्स में वही जाता, फर्गस का नंबर आता ही नहीं। और फर्गस के मुताबिक असली मेहनत उसने की थी, मार्शल तो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट की चमक पर चलता था। बाइक कप में नाम बनाने का ये मौका उसकी ही टीम की नाकामी ने छीन लिया। काफी सोचने के बाद उसने हार मान ली। प्रोफेसर स्टर्लिंग, मैंने आपका हर काम पूरा किया है। मार्शल की टीम इसलिए जीती क्योंकि वे बहुत स्ट्रांग थे। अब जब मैंने सब कर दिया, तो आप ही अपना वादा पूरा करें, पेमेंट दीजिए। एटिकस शांत स्वर में बोला, फर्गस, हम पुराने दोस्त हैं। मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए और तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। फर्गस थोड़ा झिझका, पर आखिरकार उसने डेटा आगे बढ़ा दिया। यह अभी अभी मिला है। ये ब्लड सैंपल कैथरीन का है। ये सुनते ही एटिकस की दिलचस्पी बढ़ गई। उसने डेटा लिया, ध्यान से चेक किया और उसके चेहरे पर एक अजीब, खतरनाक मुस्कान फैल गई। फर्गस, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। तुम्हारी पेमेंट टाइम पर तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगी। भरोसा मिलते ही फर्गस की खुशी छिप ही नहीं रही थी। उसने एटिकस से हाथ मिलाया। प्रोफेसर स्टर्लिंग, बस पेमेंट टाइम पर मिलती रहे, मैं आपके साथ पूरा सहयोग करूंगा। एटिकस की आंखों में एक डरावनी चमक आई। उम्मीद है हमारा सहयोग मजेदार रहेगा। फर्गस खुशी खुशी वहां से निकल गया। अब एटिकस अकेला था। फर्गस के दिए हुए डेटा को देखते हुए उसके चेहरे की मुस्कान और खतरनाक होती गई। उसके दिमाग में एक जहरीला ख्याल तैर रहा था, फर्गस तो बिल्कुल मूर्ख है। उसे कैथरीन की असली अहमियत का अंदाजा ही नहीं। थोड़े से पैसों में वो कैथरीन जैसी लड़की को खत्म करने का मौका मुझे दे गया। अब बस मजा आएगा। कैथरीन धीरे धीरे टूटती हुई, चाहे तुम कितनी भी जीनियस हो, चाहे ब्रैंडन जैसा बैकर तुम्हारे साथ हो, तो क्या ये एस्किना नहीं है, ये ऑल्टन है, मेरा इलाका, और यहाँ आने की हिम्मत की है तो मैं तुम्हें यहाँ एंजॉय करवाता हूँ।